जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और आपका अच्छा होना या बेहतरीन होना ये इस बात का संकेत होना चाहिए कि साथ ही आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। और एक दिन आप सब कुछ अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप अपनी मेहनत के दम पर सब कुछ अच्छा करेंगे। और उसके लिए साथ ही जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, जिस आत्मविश्वास की ज़रूरत है, वो आपके अंदर होना ही चाहिए। क्योंकि साथ ही अंतिम रूप से विजय उसकी होगी जिसको खुद के ऊपर विश्वास होगा, जिसका आत्मविश्वास सबसे ऊंचा होगा, वही सबसे ऊंचा भी उठेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। और साथ ही उसी एक उम्मीद में कि पिछले प्रैक्टिस सेट का रिवीजन आप करते होंगे। तो थम्स अप करके बताइए कि अगर मैं 3 प्रैक्टिस सेट का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बता देंगे। अब ऐसा नहीं है कि 100% चीज़ें याद होंगी, अभी शायद आपको एक दो बार और रिवीजन करने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये मानूंगा अच्छी तैयारी का जो परसेंटेज होता है वो होता है 80 to 90%। और जीएस में मैक्सिमम स्कोर भी आप इतना ही कर सकते हैं, 80 to 90%, अगर हम एक्सेप्शन केस की बात कर दें तो वो आपको हमेशा होना चाहिए। 80 to 90% चीज़ें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। लेकिन रिवीजन करते करते क्योंकि फिक्स चीज़ें हैं, 40 सेट फिक्स सेट है, तो अंतिम रूप से आपको चाहे कितनी भी बार उसका रिवीजन करना पड़े, चाहे 2 बार करना पड़े, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, आपको अंतिम रूप से 100% चीज़ें याद होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों पर विश्वास करता हूं कि आप करके दिखाएंगे। तो साथ ही प्रैक्टिस सेट 4 को शुरू करने से पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 5 क्वेश्चन के आंसर आप करेंगे। तो देखते हैं भैया। सबका स्वागत है। नवीन जांगिड़, सर्वेश मिश्रा भाई, चांदनी कुमारी बहन, ज्योति, सुयस, बाईजू, निहाल, नेत्रपाल, मोना सिंह, आरजे धीरज, काजल, मालती, कृष्णा, रोशन, अंशु, सारे प्यारे साथियों का स्वागत है। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे भैया? क्या बोलेंगे भैया? सत्रिया के जो संस्थापक थे वो थे श्रीमत शंकर देव। कौन थे? श्रीमत शंकर देव। और सत्रिया का संबंध किस राज्य से है भैया? असम से है। ठीक है, असम से है। ये सतरा नामक एक आपका मठ में रहते थे, सतरा मठ में। जाकिर हुसैन का संबंध जिक्र हुआ हुस्न का, तो क्या बोलेंगे भैया? बल की बात आएगी, तबला हो जाएगा। भारत पहली बार किस ओडीआई विश्व कप में उपविजेता रहा? तो क्या बोलेंगे? 2003 में हम उपविजेता रहे, पहली बार। 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो किस पड़ोसी देश के साथ हमने किया? तो क्या बोलेंगे आपका भैया? बांग्लादेश के साथ किया है। किसके साथ? बांग्लादेश, जिससे हमारी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज साथी कब हुई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज ये सारे लोग आप बताएंगे। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जिसके खोज करता है थॉमसन। आनंद सोनी उत्तर दे रहे हैं, थॉमसन तो सब बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं खोज कब हुई, वर्ष बताना है सारे साथियों का। दिखाएंगे। सोनाली कुशवाहा जी का आंसर ठीक है। रिफ्रेश करें कमेंट एक बार। बहुत बढ़िया जी, सारे साथियों के उत्तर आते हुए 1897, 1897, 1897। बहुत खूब, बहुत शानदार। आज शुरू करते हैं। आज की चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है? अच्छे से नोट्स बनाना। और मैं फिर अपील करता हूँ, पीडीएफ जो साथी मांगते रहते हैं, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में एक फोल्डर बना हुआ है पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर चैनल आएंगे। जैसे आप क्लिक करोगे पीडीएफ पर, रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित डिफेंस, टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, सारे फोल्डर आएंगे। मेन रोजगार विद अंकित चैनल पर क्लिक करें, वहाँ पर सबसे ऊपर ही आ रही होगी नायक सीरीज। और नायक सीरीज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका 1 2 3 4 इस तरह से आएंगे। मैं फिर से, ये तो हुआ एक सॉल्यूशन कि बच्चे वहाँ से पीडीएफ उठाते, वो आपके पढ़ाई का तरीका है, आपको क्या बेस्ट लगता है। मेरी तरफ से क्या सजेशन है कि आप भैया हाथ से लिख के पढ़ा करो। नोट्स बनाने में समय लगे बेशक, लेकिन साथ ही अपने हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? कहाँ का? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। तो क्या घूमर होगा भैया? क्या होगा आपका? क्या घूमर हो जाएगा? बताएंगे एक बार। सारे दोस्त बोलेंगे या भांगड़ा हो जाएगा, या गरबा होगा, या फिर धनगरी गजा होगा। तो क्या बोलेंगे भैया? महाराष्ट्र का है धनगरी गजा। ठीक है, महाराष्ट्र का। मैं तो हार लूंगी, मैं तो हार लूंगी। कौन कह रही हैं इस बात को भैया? एक भाभी जी कह रही हैं। कौन कह रही हैं? भाभी जी कह रही हैं। भाभी जी कहती हैं कि हार, हार ला, हार ला, ला से लावणी, नहीं तो मैं तमाशा कर दूंगी।
नहीं तो मैं तमाशा कर दूंगी। अपने पति से बोल रही हैं, लेकिन पति के पास क्या है भाई, धन नहीं है। अब उसके पास अगर धन नहीं है तो उस पर गाज गिरेगी कि नहीं गिरेगी? जी भैया, भाभी जी उस पर गाज गिरा देंगी, भाभी जी उस पर गाज गिरा देंगी। तो फिर वो क्या करती हैं, वो कॉल पर उससे कहती हैं इस बात को कि हार लाना नहीं तो तमाशा कर दूंगी। वो क्या करता है बच्चा, पाव ले जाता वड़ा। क्या बोलेंगे, बड़ा पाव कहाँ पे मिलता? महाराष्ट्र में, मुंबई में, मूवीज में आपने देखा होगा। क्या ले जाता है वो, पाव ले जाता है वड़ा। अब भाभी जी तो नाराज हो गई, उनको तो हार चाहिए था, तो उसको बोलती है अपने पति को, तू नकटा है, तू लेजी है, काम नहीं करता, पैसे नहीं कमाता। नकटा और लेजी। और भाभी का नाम क्या है, गोरीचा ललिता। क्या बोलेंगे, गोरीचा ललिता। डांस कहाँ का है साथी आपका? तो हम कहेंगे गोरीचा ललिता भैया जी हमारा महाराष्ट्र का है। घूमर कहाँ का है साथी? बोलेंगे राजस्थान है। क्या बोलेंगे, राजा के स्थान पर घूमने का नहीं, राजा के स्थान पर घूमने का नहीं, राजा मार देगा तुमको, ठीक है। भांगड़ा कहाँ का है साथी आपका? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का। जहाँ के साथी आपका गिद्दा, गिद्दा और क्या बोलेंगे, जूली भी हैं, गिद्दा और जूली हैं। गरबा कहाँ का है साथी? गुजरात का। गरबा को हम बोलते हैं गरीब। जो गरीब होता है उस व्यक्ति पर कोई भी टिप्पणी कर देता, अमीर लोग उस पर टिप्पणी कर देते हैं, उसको कोई भी डंडी मार देता है, लकड़ी से पीट देता है। तो टिप्पाणी और डांडिया ये कहाँ के हैं साथी? ये भी हमारे गुजरात के हैं, आपको पता होने चाहिए। प्रश्न पर आते हैं साथी आपका। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? तो कथा से हुई है, कथावाचक से हुई है, नृत्य मुद्रा से हुई है, या फिर घंटी से हुई है? किससे हुई है बोलेंगे एक बार। कथा, कथा, कथा और कुछ साथियों का कथावाचक। जो साथी कथक शब्द है ना, ये कथा से उभरा है। किससे? कथा से उभरा है, याद रख लेना। एक अन्य कथा से कथकली भी, कथकली जो वर्ड आया है, कथकली कहाँ का डांस है बताएं? कथकली भी इसी शब्द से, इसी वर्ड से साथी आपका, उसका ओरिजिन भी यही है। कथकली भी इसी शब्द से उत्पन्न हुआ है, कथकली भी इसी शब्द से हुआ है। अच्छा, कथक मुझे बताएं आज सारे लोग कि कथक किस राज्य में, मैंने आपको बताया था। तो कथक बोलेंगे भैया उत्तर भारत में, और स्पेशली किसमें? नॉर्थ इंडिया के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। जो इससे जुड़े हुए हाउस हैं, घरानाज हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो जयपुर घराना है, वहां पर कथक नृत्य को सिखाया जाता। एक लखनऊ घराना है, एक साथी आपका बनारस घराना है। क्या बोलेंगे? बनारस घराना है। तो जयपुर तो राजस्थान का हो गया, लखनऊ यूपी का, बनारस यूपी का हो गया, और रायगढ़, रायगढ़ घराना है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है। ये चार घराने सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो पूछता है आपसे, लखनऊ घराने का संबंध किस नृत्य से है? तो कौन से? दो तो यूपी के बोलेंगे, लखनऊ हो गया भैया, बनारस घराना हो गया। जयपुर घराना किससे जुड़ा हुआ है? कथक से जुड़ा हुआ है, उत्तर भारत के घराने हैं। और छत्तीसगढ़ साथी किससे जुड़ा हुआ है? वह भी हमारा कथक से जुड़ा हुआ है। कथक के कुछ कलाकार आज आपको याद कराता हूं, ठीक है, बस क्रम से याद करते रहेंगे, एक चैन रहेगी जो चीजों को आपस में जोड़ेगी। कथक के साथी कलाकार यानी डांसर्स कौन कौन हैं? तो देखो, कथक में हम बोलते हैं थक। क्या बोलेंगे? जो थकेगा नहीं उसके सितारे बुलंद रहेंगे। सितारा देवी, जो तैयारी के दौरान थकेगा नहीं उसके सितारे क्या हो जाएंगे? बुलंद हो जाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। क्या बोलेंगे? गोपी कृष्ण। क्या बोलेंगे? गोपी कृष्ण की कथाएं बहुत सुनिए, कथा से गोपी कृष्ण की कथा याद रख लेंगे। नाम पिताजी का, अपना खुद का नाम कौन रोशन करेगा? जो थकेगा नहीं, रोशन कुमारी हो गई। अच्छा, कथा कौन लोग सुनाते हैं भैया? जितने भी महाराज हैं, जैसे लच्छू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए। महाराज लोग क्या करते हैं? महाराज लोग साथी क्या करते हैं आपका भैया? कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। छठा आपका साथी शंभू महाराज हो गए। कौन हो गए? शंभू महाराज हो गए। महाराज जी क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं। तो क्या बोलेंगे? महाराज हो जाएं आपका साथी, या हम बोले राम रोशन कौन करेगा? सितारा देवी, गोपी कृष्ण कथक से जुड़े हुए हैं। कोई दिक्कत? आगे आएंगे। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे?
किसको उन्होंने फाउंड किया है? बोलेंगे एक बार राहुल चौधरी जी, एकदम ठीक उत्तर आपका आया साथी। रामपुर घराना, आपका आगरा घराना, ग्वालियर या पटियाला घराना? याद रख लेना, रामपुर घराने के जो संस्थापक हैं वो इनायत हुसैन खान हैं। कौन है? रामपुर घराने के इनायत हुसैन खान हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? राम के मार्ग पर चले तो इनको इनाम दे दो। आग में व्यक्ति क्या हो जाएगा? जल के सूझ जाएगा जी। तो सुजान खान किस घराने के? आगरा घराने के। और हस्सू खान का संबंध है ग्वालियर से, और ग्वालियर घराने से ही एक बात याद रख लेना कि ये सबसे पुराना घराना है ख्याल गायकी का, सबसे पुराना ख्याल घराना है ये। ठीक है, ख्याल गायकी का एक प्रकार होता है साथी, सिंगिंग का सबसे पुराना ख्याल घराना है। यहाँ से ही जुड़े हुए थे आपका ग्वालियर घराने से एक तो मियाँ तानसेन जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। ठीक है, नत्थू खां यहीं से जुड़े हुए थे, नत्थू खां, हद्दू खां, क्या बोलोगे? हद्दू खां, और आपका साथी हस्सू खां। क्या बोलेंगे? हस्सू खां, जो कि क्वेश्चन पूछा गया। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू जिनको नत्थन भी कहा जाता है, मियाँ तानसेन, ये सब जुड़े हुए। रामपुर घराने इनायत हुसैन, आगरा सुजान। पटियाला घराने के साथी मियाँ कल्लू हैं। कौन है? मियाँ कल्लू। पटियाला घराना मुझे बताओ किस राज्य में होगा? जानते होंगे इतना, पटियाला घराना भारत के किस राज्य में है? पटियाला घराना, तो ये सबको पता होना चाहिए भैया, पंजाब का है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अलाउद्दीन खान, ठीक है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सुरबहार, संतूर, सरोद या फिर सितार से? तो क्या बोलेंगे भैया? अलाउद्दीन खान सरोद से संबंध रखते हैं। और सरोद से अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे बड़ा नाम आता है अमजद अली खान का। क्या बोलेंगे? अमजद अली खान। इनके दो बेटे हो गए, कौन? अमान अली और अयान अली। क्या बोलेंगे? अमान अली खान और साथी आपका अयान अली खान। ये दोनों क्यों चर्चित हैं मुझे बताएं। किस वर्ष इनको बड़ी पहचान मिली थी साथी? किस वर्ष के नोबेल पुरस्कारों का वितरण हो रहा था? नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे थे शांति के। तो ये दोनों लोग भी अपने पिताजी के साथ नोबेल पुरस्कारों के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर पहुंचे और वहां पर अपना म्यूजिक प्ले किया था। मेरे पुराने छात्रों के उत्तर आते हुए 2014 नोबेल पुरस्कारों में इन तीनों लोगों ने भाग लिया। क्या बोलेंगे? नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, नोबेल प्राइज वितरित हो रहे थे साथी आपका, क्या बोलेंगे? वितरित हो रहे थे, तब इन्होंने भाग लिया। अली अकबर का संबंध किससे है? अली अकबर भी नोट करें साथी आपका, तो सरोद से हैं। आपसे पूछे दौलत खान का संबंध किससे है? दौलत खान का संबंध भी किससे है? तो आप बोलेंगे भैया सरोद से है। किससे? सरोद से। अच्छा बताइए, ये अलाउद्दीन खान की बेटी कौन है? अलाउद्दीन खान की बेटी का नाम कोई बता सकता है क्या? बहुत चर्चित रही है साथी, उनकी प्रेम कहानी भारत में एक चर्चित प्रेम कहानी रही है। क्या बोलेंगे? सुरबहार की अगर हम बात करते हैं, इसमें आएगा आपका इमरत खान। क्या बोलेंगे? इमरत खान आएंगे आपका, जो सुरबहार से संबंधित हैं। कौन? इमरत खान। और इनकी बेटी का नाम मेरे हिसाब से कुछ बच्चे जरूर लिखेंगे, किसी ने अभी तक नहीं लिखा है। क्या बोलेंगे भैया? शायद कुछ छात्र हमारे जानते होंगे, अन्नपूर्णा देवी जो सुरबहार से संबंधित है, इन्हीं की बेटी है। दरअसल में इन्होंने फिर धर्म बदल लिया था, ये हिंदू बन गई थी, कि इनकी बेटी थी अलाउद्दीन खान की बेटी थी। संत लोग क्या करते हैं? शिव जी के भजन करते हैं। तो कौन कौन? शिव कुमार शर्मा मैंने आपको बताए थे, और एक भजन सोपोरी बताए थे। तो सोपोरी याद रख लेना भैया। ऐसे ही एक है आपका अभय सोपोरी, जैसे भजन सोपोरी हैं, ऐसे ही साथी आपका रुस्तम सोपोरी हैं। क्या बोलोगे? ऐसे ही आपका रुस्तम सोपोरी हैं। जैसे एमटीएस में पूछा गया था, रुस्तम सोपोरी किस घराने से जुड़े हुए हैं? रुस्तम सोपोरी किस घराने से जुड़े हुए हैं? सूफियाना घराने से ये जुड़े हुए हैं। किससे? सूफियाना घराने से ये जुड़े हुए हैं। सूफियाना घराने से ये जुड़े हुए हैं। आगे आएंगे। पावल या पॉलकूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला थैंक्स गिविंग उत्सव है? यानी कि भगवान जी को ये धन्यवाद देते हैं। क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं, इसीलिए इस त्योहार को कहा जाता है थैंक्स गिविंग। और इसकी का नाम है साथी आपका थैंक्स गिविंग का स्ट्रॉबेरी उत्सव। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसी को कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इसी को कहा जाता है। इसी को साथ ही हम बोलते हैं आपका फसल फसल पुआल उत्सव। क्या बोलते हैं? फसल पुआल उत्सव। पुआल समझते हैं आप या नहीं? पुआल को ही हम पॉल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार पैडी के ऊपर बड़ा जब पराली होती है, हिंदी में बोलते हैं पराली, इंग्लिश में बोलते हैं आपका पैडी, तो वो क्या हो जाता है आपका, उसको जला देते हैं किसान। सुना है आपने ये? नहीं, किसान धान को बाद में खेतों में जला देते हैं, तो धान का बचा हुआ जो अंश है वो पराली है। थम्स अप करके बताएंगे कि ये वर्ड हम जानते हैं, नहीं जानते तो माने, जो धान का बचा हुआ अंश है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? फसल पुआल उत्सव। और भैया कहाँ पर आता है? किसी को कूटने में मजा आता नहीं आता? बोलो भाई फटाफट से। जी भैया, सच में मत कूट देना, मतलब आपस में बहन भाई की जब लड़ाई हो जाती है एक दूसरे को कूट देते हैं तो मजा आता कि नहीं? जी भैया, तो मिजोरम में कूट है, ठीक है, मजे। और मजे किस चीज में आएंगे? जितने भी कूट हैं, तो चाप चार कूट हो गया, चाप खा के कुछ लोगों को मजा आ जाता है, चाप चार कूट। मीम देखकर कुछ लोगों को मजा आ जाता है। कूट का मतलब क्या होता है बताएं? मीम, सॉरी मैं बड़ा ऊ बना रहा हूं, ये छोटा ऊ बनेगा। मीम कूट हो गया आपका, खुआ दो कूट हो गया, कुछ तो खवा दो यार मजा आ जाएगा, खुआ दो कूट हो गया। और जब चाप खाओगे तो कैसे खाओगे? थाल फवांग कूट हो गया, यानी थाल में रख के ही तो चाप खाओगे, सोयाबीन की चाप। जी भैया, तो क्या हो जाएगा आपका? ये सारे कुट हैं। कुट जो वर्ड है इसी का मतलब क्या होता है? कुट वर्ड का मतलब ही होता है साथी आपका फेस्टिवल। क्या बोलेंगे? कुट वर्ड का मतलब ही होता है भैया फेस्टिवल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कि एक केरल का त्योहार बता दो, सिर्फ एक जो ना बताया हो अभी। ओणम कहाँ पर मनता है? केरल में मनता है, ठीक है। वो कल चला जाएगा, तो उसकी ओ आंखें नम करके बैठ गई, ओ नम आंखों के साथ बैठिए, क्योंकि केरल वो कल चला जाएगा। कल याद किया करो केरल को, कल कल चला जाएगा, ठीक है, तो कल चला जाएगा। गुजरात, गुजरात क्या बोलेंगे? यहाँ पर उत्तरायण मनता है, साथ ही आपका उत्तरायण फेस्टिवल मनता है। हिमाचल प्रदेश का साथी आपका याद रख लेना लावी। क्या बोलेंगे? लावी फेस्टिवल कहाँ का है? वो हिमाचल प्रदेश का है। रिक्तस्थान में दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। दूसरे पूछे ओलंपिक खेल, तो मैं आपसे पूछूं सबसे पहले तो मुझको ये बताओ दोस्त कि पहले ओलंपिक खेल कब हुए? पहले ओलंपिक खेल कब हुए? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए आपका, आधुनिक पूछ रहा है क्योंकि विकल्प आप देख सकते हैं, विकल्प में प्राचीन कहीं भी नहीं है। पहले ओलंपिक खेल, फर्स्ट ओलंपिक खेल जो आपका साथी कैसे थे? मॉडर्न ओलंपिक थे, आज वाले ओलंपिक थे। ये हुए थे आपका 1896 में। और 1896 में कहाँ पर हुए थे? एथेंस में हुए थे। क्या बोलेंगे? एथेंस में हुए थे, जो कि आपका 6 अप्रैल से लेकर के साथ ही आपका 15 अप्रैल तक चले थे। ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए 6 अप्रैल को हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट डे किस दिन मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे आप कहेंगे भैया वो ध्यानचंद जी की याद में, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? एसएससी ने पूछा, क्योंकि हॉकी के जादूगर हैं, वाराणसी में इनका जन्म हुआ साथी आपका। और ये आपका 29 अगस्त को इनकी मेमोरी में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। वो नेशनल है, वो इंटरनेशनल है। तो पहले तो हुए साथी आपका एथेंस में। मैं बोलूं प्राचीन ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो थे, प्राचीन ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे? तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो एक ही बार हुए थे, क्या बोलेंगे भैया? वो रोम में हुए थे 776 ईसा पूर्व में। क्या बोलेंगे? 776 बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, बीसीई भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, उसने पूछा एग्जामिनर ने कि दूसरे कहाँ हुए? तो दूसरे फ्रांस में हुए और दूसरे हुए पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। मुझे बताओ थर्ड ओलंपिक गेम कहाँ पर हुए थे? थर्ड ओलंपिक गेम जो नियर बाई के होते हैं ना, ये सब पता होने चाहिए आपको। थर्ड ओलंपिक गेम्स हुए थे आपका सेंट लुइस में। क्या बोलोगे? सेंट लुइस, जो कि आपका साथी यूएसए में मौजूद है। क्या बोलोगे? यूएसए में मौजूद है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और बनेंगे ओलंपिक से। मुझे बताना
ओलंपिक साथी, ओलंपिक खेलों का जो जनक है वो कौन है? ये तो सब जानते होंगे ना, कॉमन थम्स अप बताना मुझे करके। ओलंपिक खेल में छल्ले 5 होते हैं, बैकग्राउंड कलर 6 होते हैं। ओलंपिक खेलों का जनक कौन है बताएंगे? तो ओलंपिक खेलों का जो जनक है वो पियरे डी कोबार्टिन है। एसएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है साथी, पियरे डी कोबार्टिन का संबंध किस देश से है? ये फ्रांस के एक टीचर थे जिन्होंने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो पियरे डी कोबार्टिन थे आपके ओलंपिक खेलों के फादर और ओलंपिक गेम्स। अच्छा मुझे बताएं कि जो आपका ओलंपिक समिति बनी, ओलंपिक कमेटी कब इस्टेब्लिश की गई? ओलंपिक समिति कब बनी थी? तो क्या बोलेंगे? उसकी डेट है भैया 23 जून। ईयर आप बताएंगे। और इसी दिन को हम बोलते हैं आपका 23 जून, 23 ऑफ जून को साथी हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक डे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन आपका क्या स्थापित हुआ? आपका इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी। ये था 23 ऑफ जून 1894 को। तो ये 23 जून एक तो कभी नहीं भूलना है, नहीं भूलेंगे भैया। अच्छा मुझे बताओ अभी हाल ही में, अच्छा ये भी बताओ 23 जून को हमने कब से इसको मनाना शुरू किया? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1948 से। शुरुआत इस दिवस की कब से हुई थी? 1948 से। ये डे सेलिब्रेट होना कब से शुरू हुआ? 1948 से। मुझे बताओ 2021 में टोक्यो गेम्स हुए, सब जानते हैं। टोक्यो गेम्स, भारत का प्रदर्शन क्या रहा था? टोक्यो गेम्स में भारत की रैंक कितनी आई थी? भारत की रैंक साथी कितनी आई थी? भारत का स्थान क्या रहा था? 48th रहा था। क्या जीता था हमने टोक्यो ओलंपिक में? 1 गोल्ड जीता था, 2 सिल्वर जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। 1-2 का 4, क्या बोलेंगे भैया? 1-2 का 4 हमने यहाँ पर जीता था। मुझे बताओ 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे? 2024 के साथी ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपके आने वाले एग्जाम्स में, पेरिस में। 2028 के ओलंपिक खेल आपसे पूछे तो एलए में, एलए कहाँ पर है? यूएसए में। एलए स्टैंड्स फॉर लॉस एंजलिस। क्या बोलेंगे भैया? लॉस एंजलिस। क्या बोलेंगे जी? लॉस एंजलिस होगा आपका। 2032 के कहाँ पर होंगे? आपका 2032 के कहाँ पर होंगे? वो ब्रिस्बेन में होंगे। कहाँ पर होंगे? ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन कहाँ पर है साथी आपका? बोलेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया में। और 2036 की संभावनाएं कहाँ की हैं? बोलो 2036 की संभावना कहाँ की हैं? फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त। संभावनाएं कहाँ की है? बहुत संभावनाएं हैं कि वो भारत में होंगे, गुजरात में होंगे। भैया एक बार ध्यानचंद जी का जन्म, ध्यानचंद जी का जन्म साथी इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ है। मैंने कुछ गलती से लिख दिया क्या? ध्यान, सॉरी मेरे भाई, इसको यहाँ पर करेक्ट करेंगे। मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है, मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है वो प्रयागराज में हुआ था। क्या बोलेंगे? इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। वाराणसी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया था, रियली सॉरी। आगे आएंगे। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमाएं लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? पुरुष कबड्डी खेलते हैं तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो बताओ कबड्डी में खिलाड़ी कितने होते हैं? कबड्डी में साथी आपका, कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं वो प्लेयर्स कितने होते हैं? तो प्लेयर्स पहले याद रखना कि 7 होते हैं। क्या बोलेंगे? और 7 खिलाड़ी किस में होते हैं? जो मैंने कल बोला आपसे, वाटर पोलो में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। और साथ ही आपका नेट बॉल में भी खिलाड़ी कितने होते हैं? 7 होते हैं। ऐसे बोलते हैं तुम नेट कब ऑन करोगी? कब से कबड्डी और नेट से नेट बॉल। तो उसने पूछा तू क्या ले मेरे इंटरनेट को ऑन करने से? उसने बोला कि फिर हम वाटर में पोलो खेलने चलेंगे। ठीक है, तो तुम नेट कब ऑन करोगी? उसने बोला ठीक है वाटर में पोलो खेलने चलेंगे, इसका क्या मतलब है? उसने बोला अरे मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दोनों साथ साथ चलेंगे। तो 7 खिलाड़ी हैं इन सभी में, 7। ठीक है, तो पुरुषों के लिए जो कबड्डी का मैदान है वो 13x10 मीटर का होता है। अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया साथी आपके लिए, फीमेल का माप कितना होता है? वो 12x10 मीटर होता है। क्या बोलेंगे? 12x10 नहीं, 12x8 मीटर होता है। 12x8 मीटर होता है। क्या बोलेंगे? लेंथ 1 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर कम होती है। क्या बोलेंगे? 12x8 मीटर का होगा। फिर पूछा जाएगा आपसे यहाँ पर जो मैच की अवधि है, यानी ड्यूरेशन ऑफ मैच कितना होता है? उसमें भी कोई डिफरेंस है क्या भैया? जी हाँ,
जो मेंस के लिए है वो अवधि कितनी है, और साथ ही जो वुमेन कबड्डी के लिए है वो अवधि कितनी है, बताएंगे। मेंस के लिए क्या होता है कि 40 मिनट का गेम होता है, और वुमेन के लिए जो होता है साथी आपका वो 30 मिनट का गेम होता है। अंतर है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मेंस का मैच होगा तो 40 मिनट कैसे होते हैं, 20 मिनट पहले हाफ होता है, और फिर साथ ही आपका 5 मिनट का ब्रेक होता है, और फिर 20 मिनट का सेकंड हाफ होता है। ये क्या है, ये सेकंड हाफ है। और ब्रेक पर फोकस करना, आपसे पूछेगा कि कबड्डी के मैच में जो ब्रेक होता है वो कितनी देर का होता है, तो क्या बोलेंगे, 5 मिनट का। फीमेल्स का 30 मिनट का गेम कैसे होता है, 15 मिनट, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और फिर 15 मिनट। याद रखेंगे, किसी को भी ये गलत नहीं करना है। अच्छा, फिर मुझे बताएंगे आप लोग कि प्रो कबड्डी लीग, जैसे आईपीएल होता है क्रिकेट में, ऐसे ही कबड्डी में होता है प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग कब से शुरू हुआ था, प्रो कबड्डी लीग कब से शुरू हुआ था, तो क्या बोलेंगे, प्रो कबड्डी लीग भैया आपका 2014 से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ, 2014 से शुरू हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था। एक दिवसीय समझते हैं, वह जो 50 ओवर्स का होता है, पहले तो वो 60 ओवर का हुआ करता था। आज ओडीआई का मतलब क्या होता है, वन डे इंटरनेशनल, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच। तो भारत ने अपना पहला वनडे मैच कब खेला है, बताएंगे जी। 1974 बहुत सारे साथियों के उत्तर आए दोस्त, 1975 नहीं, 1974 में खेला है। क्या बोलेंगे, 1974 में खेला है। वर्सेज किसके, इंग्लैंड के खिलाफ हमने खेला है। अच्छा मुझे बताओ, पहला टेस्ट कब खेला इंडियन टीम ने अपना, पहला टेस्ट कब खेला, तो पहला टेस्ट हमने खेला 1932 में वर्सेज इंग्लैंड। किसके खिलाफ, इंग्लैंड के ही खिलाफ खेला है। मैं आपसे पूछूं, पहला T20 भारतीय टीम ने अपना कब खेला, तो T20 हमने 2006 में खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसको याद करने की जरूरत नहीं। पहला हमने पिंक टेस्ट बॉल, ताकि डे नाइट मैच हो सके, पहला पिंक टेस्ट बॉल हमने किस वर्ष खेला है साथी आपका, क्या बोलेंगे, 2019 में। ये बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। अब इसमें अगले क्वेश्चन की लेयर आती है कि भारत ने जब अपना पहला वनडे खेला तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो कौन बोलेंगे भैया, यहाँ वनडे में ओडीआई में जो कप्तान थे वो पहले कौन थे। यहाँ पर सारे कप्तान हम लिखेंगे, पहले कप्तान कौन थे, आप बोले वनडे इंटरनेशनल में, तो बोलेंगे भैया आपका अजीत वाडेकर थे। कौन थे, अजीत वाडेकर, पहले जब हमने मैच खेला। और पहले टेस्ट के दौरान कौन थे, पहले टेस्ट के दौरान सीके नायडू, जिनके नाम पर क्रिकेट की सीके नायडू ट्रॉफी होती है, सीके नायडू, ठीक है। पहले T20 के कैप्टन कौन है हमारे भैया, वीरेंद्र सहवाग थे, मुल्तान का सुल्तान, नजफगढ़ का, क्या बोलेंगे, वीरेंद्र सहवाग, या नजफगढ़ के नवाब जिनको हम कहते थे। पहला पिंक बॉल टेस्ट 2019 में खेला तो भैया चीकू ने कप्तानी की, विराट कोहली ने कप्तानी की। क्या बोलेंगे, विराट कोहली, रन मशीन विराट कोहली ने इसकी कप्तानी की। अब यहां पर एक फैक्टर आता है, देखना जरा, 1932 में हम स्वतंत्र थे या नहीं थे साथी, बोले यस और नो, बोलेंगे भैया नहीं थे स्वतंत्र। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि टीम हमारा, देखो ये सब हमने स्वतंत्रता के बाद खेला, ये भी स्वतंत्रता के बाद। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान यानी 1947 में कौन थे, पहले कप्तान कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान जो टेस्ट के थे वो थे भैया हमारे लाला जी। क्या बोलोगे, लाला अमरनाथ थे। कौन थे, लाला अमरनाथ थे, कभी गलती नहीं करनी है साथी। आगे आइए, द ग्रेट इंडियन नॉवेल द्वारा लिखित है जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया है, महाभारत को अपने एक फ्रेमवर्क के लिए लिया है, बोलेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे सारे साथी, बहुत बढ़िया जी। ए विकल्प बहुत सारे साथियों का आया। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, क्या बोलेंगे जी, ये आपका शशि थरूर। क्या बोलेंगे, शशि थरूर। किसके ऊपर है, शशि थरूर ने लिखा है इसको, जो महाभारत पर आधारित है। सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी। पहले बात करते हैं शशि थरूर जी की।
तो शशि थरूर जी की बात बाद में करेंगे, पहले सरोजिनी नायडू मुझे बता दो इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। द ब्रोकन विंग्स, क्या बोलेंगे, द ब्रोकन विंग्स किसकी हैं, द ब्रोकन विंग्स साथी आपका सरोजिनी नायडू की है। और साथ में आपका साथी एक और लिखी थी इन्होंने गोल्डन थ्रेशोल्ड के नाम से। कुलदीप नैयर, इनकी पुस्तक याद करें, इंडिया इंडिया आफ्टर आफ्टर नेहरू, क्या बोलेंगे, इंडिया आफ्टर नेहरू इनकी है। और खुशवंत सिंह की अगर मैं बात करता हूं, द सनसेट क्लब, क्या बोलेंगे, द सनसेट क्लब किसकी है, वो खुशवंत सिंह की है। और साथ ही ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, भारत के विभाजन, दुखद विभाजन के ऊपर लिखी गई पुस्तक है कि पार्टीशन हुआ जब भारत का, क्या बोलेंगे जी, ट्रेन टू पाकिस्तान, वो खुशवंत सिंह की है। अब साथी बात आती है किसकी, शशि थरूर की। शशि थरूर की साथी एक एक बुक आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप सोच पाएंगे। तो बोलेंगे शशि थरूर जी ने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, एक बहुत अच्छे ऑथर हैं। तो शशि थरूर क्या बोलेंगे, किस पार्टी से जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इनकी बुक है साथी आपका एक तो पैक्स इंडिका, क्या बोलेंगे, पैक्स इंडिका। एक साथी इनकी पुस्तक है, क्या बोलेंगे, वाई आई एम हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू, मतलब आप अपने हिंदू होने पर कैसे गर्व करें उसके बारे में पुस्तक लिखी गई है। सो बिजनेस, क्या बोलेंगे, सो बिजनेस किसकी बुक है, सो बिजनेस किसकी बुक है, वो शशि थरूर की बुक है साथी। एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, जिसके लिए इनको कॉमनवेल्थ अवार्ड भी मिला था, ये किसकी है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस पूछी जाए तब क्या कहेंगे, एरा नहीं, अगर पूछ ले एन एरिया ऑफ डार्कनेस, एन एरिया ऑफ डार्कनेस भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। क्या बोलेंगे आपका, अर्थशास्त्री क्या, उन्होंने ज़्यादातर तो साहित्य में काम किया, अर्थ में तो उनका काम बहुत कम है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस ये कौन है, ये वी.एस. नायपाल हैं, लिटरेचर से ही जुड़े रहे ज़्यादातर, वी.एस. नायपाल हैं आपके। तो क्या बोलेंगे, पैक्स इंडिका हो गई। एक साथी इन्होंने लिखी अंबेडकर ए लाइफ, एसएससी बहुत पूछता है, इंपॉर्टेंट मार्क करना, अंबेडकर ए लाइफ, बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी उनके जीवन पर। रायोट दंगे, रायोट ए लव स्टोरी किसकी है, रायोट ए लव स्टोरी किसकी है, वो भी इन्हीं की है साथी। और बुकलेस इन बगदाद, ये 7 इनकी चर्चित किताबें हैं, बार बार एसएससी रिपीट करती है। बुकलेस इन बगदाद, क्या बोलेंगे, बुकलेस इन बगदाद। बगदाद बताएंगे किस देश की राजधानी है, क्या बोलेंगे, बगदाद किस देश की राजधानी है। सर स्ट्रॉबेरी महोत्सव तो आपका मेघालय का है, आपने मिजोरम बता दिया, साथ ही दोनों जगह होता है आपका। ऐसा नहीं है दोस्त कि एक फेस्टिवल एक ही जगह मनेगा, कुछ भारत के ऐसे फेस्टिवल्स हैं, जैसे लोसर है, वो तिब्बत के क्षेत्र के सारे उसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मनाया जाता है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक मैंने कोई बता दिया तो दूसरे राज्य में नहीं मन सकता। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग या विषय सही सुमेलित नहीं है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं भाग आपका, फिर अनुसूची, और फिर हम चलेंगे आर्टिकल 1 से 395 की ओर। तो भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार बताए गए हैं, जी हाँ, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से शुरू होते हैं, आर्टिकल 12 से 35, क्या बोलेंगे, आर्टिकल 12 से 35। इसमें भाग 1 कहीं पर है, नहीं जी। जो भारत के संविधान का पार्ट 1 है, भाग 1 है, वो बताता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र है, यानी कि आपका यूनियन और उसका जो स्टेट है। और इसमें आर्टिकल आते हैं आपका आर्टिकल 1 से 4, क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 1 से 4। फिर शुरू होता है हमारा भाग 2 जो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, और इसमें अनुच्छेद आते हैं आर्टिकल 5 से 11 तक, क्या बोलेंगे। और फिर आता है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर आता है भाग 4 जिसमें साथी डीपीएसपी को बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। कितने से कितने तक अनुच्छेद आएंगे डीपीएसपी में बोलो, तो डीपीएसपी में आते हैं भैया 36 to 51, ठीक है। और 51 के बाद में फिर आता है भाग 5, जी नहीं। जैसे ही साथी हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर आते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी किस में बताई गई हैं, भाग 5 में नहीं बताई गई, ये बताई गई हैं आपका भाग 4A में। ए का मतलब क्या होता है कि मूल संविधान में नहीं था। आप कहीं भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ABC पार्ट देखें, इसका मतलब है वो बाद में जोड़ा गया है, तो भाग 5 नहीं होगा, क्योंकि भाग 5 में तो क्या आता है आपका, फिर संज्ञेय शक्तियाँ आने लगती हैं। तो क्या बोलेंगे आपका यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आएगा आपका भाग 4A में। याद रखेंगे कितने आर्टिकल हमने बोले,
पहला भाग ए, राज्य क्षेत्र में कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक बोलें, तो भैया आर्टिकल 1 से 4 तक आएगा। अगर मैं बात करूंगा भाग 2 की, तो इसमें सिटीजनशिप है, नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में बताएं कितने से कितने तक आर्टिकल, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें यूनियन और इट्स स्टेट्स की बात की गई है, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स की बात की गई है। इसमें साथ ही आपका सिटीजनशिप की बात की गई है, नागरिकता की बात की गई है, यहाँ पर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। 4 में साथ ही डीपीएसपी की बात की गई, और डीपीएसपी किस अनुच्छेद से आएंगे? आर्टिकल 36 to 51 आएंगे। और इसमें बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी की, और साथ ही फिर आता है 4A। इसमें बात की गई है आपका किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोल दिया मैंने, वहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। भाग 3 में अभी हम बात कर रहे थे, यानी मौलिक अधिकारों की बात की गई है। किसकी? मौलिक अधिकार। जरा बताएं मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? फंडामेंटल। साथ ही आपका 4A में ड्यूटीज आती हैं। यहाँ पर मौलिक कर्तव्य हैं जिनकी संख्या कितनी है? जिनकी संख्या साथी कितनी है मौलिक कर्तव्यों की? तो उनकी संख्या है मेरे प्यारे दोस्त आपका 11 वर्तमान में। इसको हमने कहाँ से लिया? रूस से। मौलिक अधिकारों को हमने अमेरिका से लिया है। सारे साथियों का आंसर भी आया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को, इसमें मैं आपको कुछ और बता देता हूं आगे। भाग 4 हो गया आपका, थोड़े से और जान लो। इसमें 4 तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें आते हैं आपका भाग 5 पर। भाग 5 में क्या आएगा साथी? आपका संघ आ जाता है। संघ अर्थात यूनियन, यूनियन की बात आ जाती है आपकी, और वो है आपका आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, फिर आता है आपका भाग 6 जिसमें राज्य की बात की गई है, स्टेट की बात की गई है, और उसमें आर्टिकल आते हैं आपका 152 से लेकर के 237। ठीक है, भाग आपका 7 आता है, उसमें राज्यों की बात की गई है। ऐसे राज्य जो 20 श्रेणी के हैं, ये 20 श्रेणी का मतलब है आपका ये आर्टिकल 238 में डिफाइन की गए हैं। भाग 8 आता है साथी, वो यूटी के बारे में बताता है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है। 38 हो गए तो 239 से 242 तक आर्टिकल आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निरंतर पूछे जाते हैं। क्या बोलेंगे? जो निरंतर पूछे जाते हैं, आपसे हमेशा पूछेगा। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, फिर साथ ही आपका 51A आ जाता है। ये किस में आएगा? आपका भाग 4A। और आर्टिकल आपका आता है इसके लिए मौलिक कर्तव्य के लिए आर्टिकल 51A आता है। फिर 52 से 151, फिर 152 से 237 आता है, फिर आपका 238 आता है, और 239 से 42 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत शानदार, आगे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बोलेंगे भी फटाफट से, आगे। बहुत बढ़िया। हाँ, भाग बना लेंगे। 7 पार्ट को निरस्त किया गया, निरस्त अर्थात उसका अगला भाग बना लेंगे। 7 निरस्त है, याद रख लेंगे इस बात को। जैसे कुछ बच्चे, हमारा एक बच्चे ने लिखा, ये जो भाग 7 हम लिख रहे हैं ना, राज्य बी प्रकार अर्थात छठा का था, इसे क्या कर दिया गया? जो 1956 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था, यानी इस भाग को गिना नहीं जाता। ठीक है, राज्य बी प्रकार जो है उसको गिना नहीं जाता। क्या आता था उसमें? राज्य जो बी प्रकार के राज्य, तो उसको क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। लिख लेंगे इस बात को। सूची का मिलान करें। भारत के संविधान का ये रोमन नंबर कितना है? भाग 15 है। ठीक है, ये भाग क्या है साथी? आपका 17 है। XV 15 2 17, XV 3 अर्थात भाग 18 हो गया, और भाग 20 हो गया। तो इसमें बताएंगे कौन सा होगा? तो संविधान का भाग 15 किसके बारे में बताता है? 17 किसके बारे में बताता है? 18, और 20 किसके बारे में बताता है? तो क्या कहेंगे? संविधान का भाग 15 बताता है भैया आपका संविधान संशोधन के बारे में बताता है। क्या बोलेंगे जी? संविधान संशोधन के बारे में? जी भैया, संविधान संशोधन के बारे में नहीं जी, निर्वाचन के बारे में बताएगा। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में। भाग 17 किसके बारे में बताता? राजभाषा। मुझे बताएं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है? क्या बोलेंगे? संविधान का भाग आपका 18, ये किसके बारे में बताएगा साथी? आपका ये इमरजेंसी के बारे में, और भाग 20 आपका संविधान संशोधन के बारे में। क्या बन जाएगा? बोलेंगे 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 बन जाएगा। एकदम से ठीक होगा, एकदम से साथी ठीक होगा। एक प्यारे दोस्त का लगातार कमेंट आ रहा है, संडे को क्लास लेके आना, संडे को क्लास लेके आना। मेरे दोस्त तुम यही क्लासेस बचा लाना, गैप जरूरी है।
मैं तो इसको मंडे से फ्राइडे ही रखता था, लेकिन इस बार हमारे एग्ज़ाम फिर लगातार हैं, फिर उससे अगर हम 5 दिन चलते मंडे टू फ्राइडे तो हमारी चीज़ें फिर कवर नहीं हो पाती। ठीक है, आगे सर जी आपने बोला T20 2006 में खेला, लेकिन कल आपने बताया T20 2007 में शुरू हुआ। बेटा क्या यार, रिसर्च किया करो थोड़ी सी, ये नहीं पूछना है। 2007 में वर्ल्ड कप हुआ है T20 का पहला। T20 शुरू नहीं हुए हैं 2007 में, T20 का वर्ल्ड कप हुआ, तो पहले खेल रहे होंगे ना सब, तभी तो वर्ल्ड कप कराया सबका, या शुरुआती वर्ल्ड कप से कर दी? थोड़ा सोचना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अनुसूची और सूची 2 विषय। उत्तर के अलावा कोई बात नहीं करनी है साथी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आंसर के अलावा कोई बात ना करें। तीसरी अनुसूची में क्या है, चौथी में क्या है, सातवीं में क्या है, आठवीं में क्या है, ये आपको बताना है। उससे पहले मुझे बताओ, पहली अनुसूची में जो फर्स्ट शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? सीधी सी बात है, संघ और राज्य, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स की बात की गई है, संघ और उसके राज्यों की बात की गई है। सेकंड शेड्यूल में साथी क्या है आपका, बोलेंगे सेकंड में साथी क्या है आपका, सैलरी की बात की गई है, जो राजनयिक हैं उनके वेतन की बात की गई है। अच्छा जी, यहाँ पर आता है फिर आपका तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया है आपका, शपथ को बताया गया है, किसको, ओथ को बताया गया है। चौथी अनुसूची में साथी क्या बताया गया है, जो राज्य विधान परिषद है, यानी राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है, राज्यसभा सीटों का जो आवंटन है। ठीक है, चौथी हो गई आपका साथी। अगर हम बात करें आपका पांचवी अनुसूची में क्या बताया गया है, पांचवी अनुसूची में साथी क्या बताया गया है, एससी और एसटी का एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है, एससी एसटी का प्रशासन बताया गया है। क्या बोलेंगे, एससी एसटी का एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपका एससी एसटी का प्रशासन बताया गया है। छठी अनुसूची में बताइए साथी क्या बताया गया है, तो सिक्स्थ शेड्यूल में बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में। किसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, छठा पूछा है ना शायद क्वेश्चन में, छठा नहीं पूछा, सातवां पूछा है। सातवीं अनुसूची में साथी क्या है आपका, क्या बोलेंगे आपका, और सातवीं अनुसूची में तो सारी की सारी आपकी लिस्ट बताई गई हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को बताया गया है। आठवीं अनुसूची में साथी क्या है, भाषाएं हैं, लैंग्वेज बताई गई हैं। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का जिक्र है, अभी हम क्रम से जानेंगे कौन कौन सी भाषा कैसे होती है, जब हम भाषा पे पहुंचेंगे तो अभी हम जानेंगे सिर्फ 22 भाषाएं होती है। लेकिन मुझे बताइए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, क्या 22 थी? जी नहीं भैया, 14 + 8 याद रखेंगे। मूल संविधान में 14 थी, 8 बाद में जोड़ी गई। 8 कब जोड़ी गई हैं आपका, 8 भैया बाद में, जैसे सिंधी को बाद में, आपका नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी को बाद में, फिर बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली, इनको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो 8 जोड़ी गई हैं। तो क्या क्रम बना हमारा, 2, 1, 4 और 3। ये मिलान कर पाते हो ना साथी, ये मिलान कर पाते हो ना, यही जटिल क्वेश्चन है, यही जटिल क्वेश्चन है, क्योंकि अब एसएससी का फॉर्मेट बदल रहा है, वो सही मिलान और फैक्ट के क्वेश्चंस को पूछ रहा है, वो आपको लिख करके देता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना इसमें, बस ध्यान से पढ़ना है। यहाँ समय लग सकता है लेकिन एग्जाम में समय नहीं लगना चाहिए। आगे आइए, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? अभी मैंने बताया सिक्स्थ में, फिफ्थ में तो मैंने बताया एससी एसटी का प्रशासन है। छठे में क्या बताया हमने आपको, छठे में मैंने आपको बताया असम, फिर से बोलते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के जनजातीय प्रशासन की बात की गई है। तो त्रिपुरा और साथी आपका क्या है, मिजोरम, तो त्रिपुरा विकल्प में आपका मौजूद है। त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है, ये बात याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब अभी हमने कुछ सीखा तो उसको मिलान करना है। ठीक है, तुरंत क्या बोलेंगे जी, तीसरी अनुसूची वो शपथ का फॉर्म बताती है। तीसरी अनुसूची में क्या शपथ को बताया गया है? जी भैया, अभी हमने बात की, पहले में संघ और राज्य, दूसरे में किसकी बात हुई है, राजनयिकों के वेतन की, सैलरी की बात हुई है, तीसरे में शपथ की बात हुई है। सातवीं अनुसूची में क्या 3 विधायी सूचियां हैं? जी भैया, कौन कौन सी हैं सातवीं में? एक तो केंद्र सूची है, कौन सी बोलेंगे,
केंद्र सूची जिसको सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, एक आपका स्टेट लिस्ट होती है जिसको राज्य सूची हम कहते हैं, और एक आपका भैया कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलेंगे फटाफट से, जिसको हम क्या कहते हैं, एक तो केंद्र सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। क्या बोलेंगे उसको, समवर्ती सूची उसको हम कहते हैं, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या भाषाएं हैं, जी भैया हमने अभी जाना। पहली अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य की बात की गई है। किसकी, पहली अनुसूची में संघ और राज्य की बात की गई है। अच्छा मुझे बताएं पंचायत किस में आता है, फिर पंचायत किस अनुसूची में आएगा, जो साथी आपका विलेज काउंसिल है वो आता है आपका कौन से शेड्यूल में, वो आता है आपका भैया शेड्यूल 11 में। और एक आता है आपका नगर पालिका, जो म्यूनिसिपैलिटी है आपका साथी, नगर पालिका के लिए कौन सा शेड्यूल है, तो उसके लिए शेड्यूल है आपका शेड्यूल 12। क्या बोलेंगे, उसके लिए आपका अनुसूची है 12। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत हैं, 12वीं जो अनुसूची है उसमें नगर पालिका है। नगर पालिका के लिए जो कुल विषय हैं वो 18 सब्जेक्ट है इसमें। क्या बोलेंगे, 18 आइटम इसमें है। और पंचायत में जो है साथी आपका 29 सब्जेक्ट हैं। क्या बोलेंगे, 29 सब्जेक्ट, 29 विषय हैं। क्या बोलेंगे, 29 विषयों पर बात की गई है 11वीं अनुसूची में, और 12वीं अनुसूची में आपका 18 विषयों पर बात की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आए। भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं। अभी मैंने आपको बताया कि संघ सूची जो है, मुझे बताएं कौन सी अनुसूची में आएगी, तो 7वीं अनुसूची में 3 आपका सूची बनाई गई है। क्या बोलेंगे, ये 7th शेड्यूल में है, किसमें है, 7वीं अनुसूची में है, किसमें है, ये 7वीं अनुसूची में साथी है। तो कितने विषय हैं आपका, तो ऐसा प्रश्न आपको आज भी देखने को मिलता है 97, 97, 97। लेकिन ये क्या है, ये काफ़ी पुराना डेटा हो चुका है, तो अभी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा 97 तो चुनना पड़ेगा, लेकिन अब पूछता नहीं है। अब संख्या कितनी हो गई है इसमें, बढ़ करके 100 हो गई है। तो प्रेजेंट में आप कहेंगे भैया हमारी 3 सूची, अभी भी मैंने आपको बताई, संघ सूची में कितने विषय हैं, बोलो, जो सेंट्रल लिस्ट है आपकी, जो साथी सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें साथी विषय हैं आपके 100। राज्य सूची में कितने विषय हैं बताएंगे, राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची जो आपका साथी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसमें पहले आपका क्या बोलेंगे, अभी 61 है, पहले 66 होते थे, पहले होते थे, पहले 66 थे, यानी कि अभी कितने कम हो गए, तो 5 कम हो गए। तो 5 कहाँ बढ़ा दिए गए, वो बढ़ा दिए गए समवर्ती सूची में। 5 ऐसे विषय थे, उनको पहुंचा दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में साथी आपका, किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में उसको पहुंचा दिया गया। और वहां पर जो विषय होते थे आपका पहले 47 होते थे, तो क्या बोलेंगे, पहले 47 थे, अभी उनकी संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई। तो 5 राज्य सूची के विषय। अब इस बात का क्या मतलब है भैया समझे, संघ सूची पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाती है, वो साथी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाएगी। राज्य सूची पर जैसे यूपी की गवर्नमेंट बनाएगी, तो यूपी गवर्नमेंट मतलब स्टेट की गवर्नमेंट इस पर कानून बनाती है, और इस पर क्या बनाते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। क्या बोलेंगे, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। अब मुझे बताओ ये 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, इन पे सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है, विकल्प देता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में भेजा गया था। तो 5 हैं आपके, कभी ऐसा भी दे देगा निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जिसको नहीं भेजा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। तो वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं साथी, 5 विषय कौन कौन से हैं, उसमें से पहला विषय आपका आता है शिक्षा अर्थात एजुकेशन, दूसरा साथी उसमें आता है आपका जंगल अर्थात फॉरेस्ट, तीसरा साथी उसमें आता है आपका जंगली जो जानवर हैं यानी कि वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, जंगली जानवर और साथी आपका पक्षी के संरक्षण को लेकर के ये विषय। क्या बोलेंगे, आपका वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के आपका प्रोटेक्शन को लेकर के। चौथा जो विषय है साथी उसमें वो आता है बाट और माप को, यानी कि वेट एंड मेजरमेंट्स, वेट एंड मेजरमेंट्स। और पांचवा आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। भाई ऐसा थोड़ी है देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी तो हैं। तो सभी जो न्यायालय हैं, जो सभी कोर्ट हैं छोड़कर सभी कोर्ट का जो प्रशासन है, मतलब वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा किसमें, आपका कोर्ट एक्सेप्ट देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके बाकी कोर्ट का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये 5 है। क्या बोलेंगे फिर से भैया, कौन कौन से 5 हैं? एक तो एजुकेशन हो गया, एक फॉरेस्ट हो गया आपका, एक वेट एंड मेजरमेंट हो गया, एक साथी वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड प्रोटेक्शन को लेकर के हो गया, और एक हो गया क्या बोलेंगे आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्ट्स एक्सेप्ट देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके अन्य कोर्ट का प्रशासन। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है। कौन से हैं जो कच्छ प्रदेश में आएंगे? कच्छ प्रदेश में, कच्छ मतलब कहां पर पड़ता है भैया? कच्छ पड़ता है भैया गुजरात में। कच्छ गुजरात में है आपका। और गुजरात में कौन कौन से हैं आपका? देशलपुर है जी क्या, या नहीं है? जी भैया देशलपुर है, धौलावीरा है। लोथल भी तो भैया गुजरात में है, लेकिन कच्छ क्षेत्र में नहीं है। लोथल को याद रख लेना, ये खंबात की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम खंबावत एरिया बोलते हैं, खंबावत एरिया में है, ठीक है। और रोजदीबी किस में है? ये खंबावत एरिया में है, खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में है। सिर्फ 1 और 2 ऐसे हैं जो कच्छ प्रदेश में। स्थल चारों गुजरात के हैं। आज के बाद गुजरात के अंदर की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात में कच्छ एरिया में कौन कौन आएंगे? देसलपुर और साथ ही धौलावीरा। और बाकी दोनों महत्वपूर्ण जगह कहां पर है? वो खंबात एरिया में है। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राग जो शुद्ध नहीं, 10 राग युद्ध, क्या बोलेंगे? 10 राग के साथी जो वॉर था आपका, वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? बड़ा माना जाता है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी में इसका वर्णन आता है कि राजा सुदास आया और यहाँ के कबीलों से उसने लड़ा युद्ध। क्या बोलेंगे? सतुद्री, विपासा, परुष्णी या विपास्ता, क्या बोलेंगे? या फिर आपका वितास्ता होगा। सारे दोस्त बोलेंगे परुष्णी 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 परुष्णी, ज्यादातर साथियों का उत्तर आया। अर्थात आप कह रहे हैं कि परुष्णी अर्थात कौन सी नदी थी? रावी नदी के तट पर। रावी नदी का ही पुराना नाम क्या है? रावी नदी का जो पुराना नाम है साथी, वही है आपका परुष्णी। क्या बोलेंगे? परुष्णी। और इसका जो वर्णन आता है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में आता है। क्या बोलेंगे? 7वें मंडल में। कितने राजाओं को हराया था भैया? 10 राजाओं को हराया था, ठीक है। अच्छा, यहां पर आता है, मुझे बताओ ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में साथी मंडल कितने हैं? तो क्या बोलेंगे? ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। अष्टक आपसे पूछे, अष्टक कितने हैं? तो अष्टक भैया वहां पर 8 हैं। आपसे अध्याय अर्थात चैप्टर पूछे तो आप कहेंगे 64 हैं। मंत्र आपसे पूछे तो 10,562। उनकी एग्जाम में कई बार ये अलग भी मिलते हैं, कई बार 462 पूछ लेता, कई बार 552 पूछ लेता है। वो नज़दीकी उत्तर होंगे, उनसे घबराना नहीं है। आपसे पूछ ले साथी सूक्त कितने हैं, सूत्र कितने हैं? तो सूक्ता हैं आपके 1028। क्या बोलेंगे? सूक्त हैं आपके 1028। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ऋग्वेद में साथी आपका जो व्यवस्था बताई गई कि लोग कैसे रहते थे, तो उसमें बताया गया कि आपका जो सबसे छोटी यूनिट होती थी वो कुल होती थी। पहला कुल मिलकर के आपका साथी बनाते थे ग्राम, ग्राम मिलकर के साथी आपका बनाते थे विश्व। क्या बोलेंगे? ग्राम मिलकर के बनाते थे विश्व, ये तीसरी यूनिट बन जाती थी। यानी पहले कुल मिलकर के बनाते थे, कुल बोलते फैमिली को, ठीक है। वो फिर एक ग्राम अर्थात विलेज बना लेते थे। विलेज मिलकर के एक साथी आपका आज के ज़माने का तहसील जैसा, विश्व जैसा एरिया। विश्व मिलकर के साथी आपका जन, और जन मिलकर के अर्थात जनपद, राज्य को कहते थे। जैसे महाजनपद आप पढ़ते होंगे। महाजनपद कितने थे इतिहास में, बताएंगे? कितने महाजनपदों के बारे में आप जानते हैं? तो राष्ट्र बनता था, कहीं भी जनपद वर्ड का जिक्र नहीं आता। ये एक व्यवस्था थी जिसको आप याद रखेंगे। ये क्रम भी कई बार पूछता है। तो कुल आपका ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। बोलेंगे जी ऋग्वेद किसके आधारित है? यजुर्वेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध किससे है? और अथर्ववेद का संबंध किससे है? ये तो सारे दोस्त आपको जानना भी चाहिए जो नहीं जानता हो। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हमारे 4 हैं। तो ऋग्वेद में क्या आता है कि आपका प्रार्थनाएं की गई हैं कि किसी ईश्वर से जो प्रार्थना की जाएगी वो किस प्रकार की जाएगी। सूर्यदेव से प्रार्थना करोगे तो क्या विधि होंगी आपकी। यजुर्वेद में साथी क्या बताया गया है? आपका कर्म कांड, जैसे आप अपना शादी विवाह जो रीति रिवाज करते हैं उस समय जो आपके मंत्र उच्चारण होते हैं। सामवेद किसको बताता है? ये म्यूजिक से रिलेटेड है, आपका संगीत को। और अथर्ववेद में साथी आपका तंत्र मंत्र वशीकरण आदि को बताया गया है, ठीक है। मुख्य बात कौन कौन सी है आपकी? प्रार्थनाएं, वशीकरण,
कर्मकांड और संगीत। तो क्या बन जाएगा बोलेंगे जी आपका 4, 4 हो गया साथी, 2 हो गया, 4 2 1 और 3, 4 2 1 और 3, ऑप्शन ए हो गया एकदम से ठीक हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मैं आपसे पूछूं वेदों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे वेदाज तो भैया 4 हैं। मैं पूछूं वेदांगों की संख्या कितनी है हमारे देश में? वेदांगों की संख्या है आपकी 6। कौन कौन से 6 वेदांग है भैया? वो हैं शिक्षा, शिक्षा, कल्प, कल्प, ज्योतिष, ज्योतिष, लिख लेना इनको, पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, व्याकरण है आपका, निरुक्त है, निरुक्त है, छंद है। ये सब बताते हैं कि वेदों को किस प्रकार पढ़ा जाएगा, उच्चारण किस प्रकार होंगे, पंक्तियां किस प्रकार बनेंगी, आपका किस तरह से उनको सिखाया जाएगा, उस सब को। मुझे बताओ साथी आपका उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद, उप माने आ, निषद माने निकट, गुरु के समीप बैठकर जो सीखते हैं उनकी संख्या कितनी है? 108 है। ये हमेशा याद रख लेना। पुराण कभी पूछे हमारे पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराण साथी आपके 18 हैं। क्या बोलेंगे? पुराण भैया हमारे 18 हैं। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। नदियों के प्राचीन नाम बताने हैं आपको, प्राचीन नाम। सरस्वती नदी का पुराना नाम क्या था? परुष्णी का, परुष्णी का तो आप अभी बता सकते हैं, अभी बताया, रावी होगा। सतुद्री का पुराना नाम जरा सोचे, विपाशा का पुराना नाम क्या होगा? तो सतुद्री का क्या है साथी आपका? सतलज है। क्या होगा? सतलज है। अब जब ऐसे मिलान तुम करो ना, कभी भी मैं क्लास में पूछ रहा हूं तो कागज लेके ऐसे लिखा करो, ऐसे लिखा करो ए का क्या उत्तर होगा, तो अपना एक मिलान बनाया करो कॉपी पे। विपाशा किसका है साथी? व्यास का है। और सरस्वती है घग्गर यानी कि आपका हाकरा का। तो क्या बन जाएगा आपका? 5 5 1 5 1 3 2, 5 1 3 2, ऑप्शन बी साथी सही हो जाएगा। मुझे बताओ काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? एंशिएंट नेम ऑफ काबुल रिवर। काबुल नदी का, काबुल नदी का जो साथी आपका पुराना नाम है वो क्या था? इसका ओल्ड नेम क्या था? काबुल का बताना है आपको। गंडक का बताओ साथी मुझे, गंडक रिवर का सबसे पुराना नाम क्या था? मुझे बताओ आप झेलम का पुराना नाम क्या था? किसका? झेलम का, झेलम का पुराना नाम साथी क्या था आपका? गोमती का पुराना नाम बताओ, गोमती का पुराना नाम बताओ। चेनाब का पुराना नाम क्या होगा? चेनाब रिवर को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? तो काबुल को क्या बोलेंगे भैया? कुंभा नाम से जाना जाता था। किस नाम से? कुंभा, कुंभा नाम से जाना जाता था। गंडक को बोलते थे सदा नीरा। क्या बोलेंगे? सदा नीरा कहते थे। झेलम का साथी आपका वितास्ता था। क्या था? वितास्ता था। गोमती का साथी आपका गोमल था। क्या था? गोमल। और चेनाब का था अस्किनी। क्या बोलेंगे? चेनाब का था भैया अस्किनी। क्या बोलेंगे? अस्किनी। यानी कि कुंभा आपका सदा नीरा होगा। क्या बोलेंगे? सदा नीरा होगा भैया, सदा नीरा। और वितास्ता हो जाएगा आपका झेलम का, जिसके किनारे वितास्ता का युद्ध बोलते हैं। गोमल होगा आपका, और अस्किनी होगा। क्या हो जाएगा? अस्किनी। ये किसका प्राचीन नाम था? ये आपका चेनाब का प्राचीन नाम था। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? कौन सा यूटी है जो एरिया में सबसे छोटा है? अगर मैं राज्यों की बात करूं साथी आपसे, पहले तो मैं स्टेट की बात करूंगा। स्टेट में सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है आप बताएं। तो सबसे बड़ा राज्य जो स्टेट में है, जो सबसे बड़ा राज्य है एरिया में, क्या बोलेंगे? स्टेट एरिया के हिसाब से हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा तो होता है साथी आपका राजस्थान। सबसे छोटा आप बताएंगे, सबसे छोटा आप बताएंगे, सबसे छोटा राज्य कौन सा है एरिया में? तो ये तो स्टेट की बात हुई भैया, ये होगा आपका गोवा हो जाएगा। क्या होगा? गोवा हो जाएगा सबसे छोटा। कॉमन बात है, जी हाँ। अब बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा कौन सा होगा? तो दादरा नागर हवेली, चंडीगढ़ या फिर लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप का साथी जो एरिया है वो सबसे कम है। तो लक्षद्वीप का जब एरिया सबसे कम है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं राजस्थान के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 342 मतलब 3,42,000 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। लेकिन लक्षद्वीप की जब हम साथी बात करते हैं, ये 32 वर्ग किलोमीटर है। तो ये पूछता है आज एसएससी डिजिट, ये पूछता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका साथी
अब कितना, दमन द्वीप का जो क्षेत्रफल है, दमन द्वीप का क्षेत्रफल है लगभग 600 के आसपास, 603 वर्ग किलोमीटर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आपसे, सबसे बड़ा यूटी कौन सा है एरिया में? सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, यानी कि यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा यूटी एरिया में कौन सा है? अब तो आप कहेंगे भैया लद्दाख सबसे बड़ा है। कौन है? लद्दाख सबसे बड़ा है, जो 59,146 वर्ग किलोमीटर के एरिया को धारण करता है। अच्छा जी, यहां पर दो चीजें और इंपॉर्टेंट होंगी कि जनसंख्या में सबसे बड़ा यूटी कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या में यूटी पहला स्थान किसका है? यूटी पहला स्थान, तो बोलेंगे यूटी पहले तो 8 हैं टोटल, तो पहला जो प्लेस आता है वो आता है साथी आपका दिल्ली का। किसका आता है? दिल्ली का। चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है तो इसका क्षेत्रफल आपको पता ही होना चाहिए, 1483 वर्ग किलोमीटर है। क्या बोलेंगे? 1483 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। किसका? दिल्ली का। 1483 किलोमीटर स्क्वायर किसका है जी? दिल्ली का है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है, बताएंगे जी। सिक्किम की सीमा क्या भूटान से मिलती है? असम की सीमा क्या भूटान से मिलती है? पश्चिम बंगाल की या फिर मेघालय की सीमा क्या भूटान से मिलती है? तो क्या बोलेंगे, किसकी सीमा लगती है भैया भूटान से? गजब तरीके से उत्तर आना चाहिए सारे साथियों का। तो क्या बोलेंगे भैया, मेघालय की सीमा लगती है कि नहीं लगती? बोलेंगे भी फटाफट से। बी कई साथी बता रहे हैं केवल 2, यानी कि पश्चिम बंगाल से भूटान की सीमा क्यों नहीं मिलेगी? पश्चिम बंगाल से भूटान की सीमा, भूटान कहाँ पर है बताएंगे पहले। भूटान देखिए मैप पर, ये कौन है? ये भूटान है। और भूटान से आप कह रहे हैं कि भैया पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं मिलती, ये जा रही पश्चिम बंगाल की सीमा। क्या बोलेंगे? ये जा रही साथी आपका सीमा, तो लगेगी कि नहीं लगेगी? जी हाँ। मुझे ये बताओ, मेघालय की सीमा क्या भूटान से लगती है? मेघालय यहाँ पर है। क्या बोलेंगे? मेघालय यहाँ पर स्थित है, इसकी सीमा नहीं लगती है। भूटान से इधर सिक्किम सीमा बनाता है, इधर साथी अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। तो क्या आंसर होगा बताएंगे एक बार फटाफट से सारे दोस्त। तो क्या हो जाएगा? मेघालय की सीमा नहीं मिलती है। किससे? भूटान से। मुझे बताओ, भूटान भारत के साथ कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? भूटान भारत के साथ जो बॉर्डर साझा करता है, भूटान भारत के साथ जो बॉर्डर बनाता है वो कितने किलोमीटर का है? तो भूटान भारत के साथ में 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, याद रख लेना। भूटान की जो राजधानी है साथी वो बताएं, पड़ोसी देशों की राजधानी पता होनी चाहिए आपको, थिम्पू। और भूटान की साथी जो लैंग्वेज है, भाषा है वो है जोंगखा। क्या बोलेंगे? जोंगखा, यानी कि इनकी भाषा हिंदी में बोले तो दजोंगखा है। क्या है? दजोंगखा यहाँ की लैंग्वेज है, भाषा है। आगे आएंगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मैंने इसलिए कहा था आपके पास मैप होना चाहिए हमेशा, आप उसको ओवरव्यू करते रहेंगे तो एक टाइम पे चीजें याद हो जाएंगी। तो क्या बोलेंगे, बांग्लादेश से क्या मेघालय की सीमा मिलती है? क्या आपका त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो क्या बोलेंगे भैया, मणिपुर का कोई मतलब ही नहीं है बांग्लादेश से सीमा साझा करने का। क्या बोलेंगे? मणिपुर से। अभी देखते हैं मैप में, क्या मणिपुर से सीमा साझा होती है साथी आपका? बोलेंगे जी, क्या मणिपुर से साझा सीमा होती है बांग्लादेश की? तो बांग्लादेश तो हो गया साथी यहाँ पर, और मणिपुर कहाँ पर है साथी? एकदम से डिफरेंट है। इसको बोलते अरुण, अरुण को क्या बोलेंगे? नागमणि मिल गई, उसके मजे आ गए, ऐसे याद रख लेना। यहाँ अरुण से अरुणाचल, नाग से फिर नागालैंड आता है, फिर नागमणि उसको मिल गई तो क्या आ गए? उसके मजे आ गए। अब मजे मतलब मिजोरम। तो ये चार हैं जो बाहर बाहर की तरफ है। इन चारों की जो बॉर्डर्स घेर रखी हैं वो असम ने घेर रखी हैं। किसने? असम ने घेर रखा है। इन चारों को कवर कर रखा है किसने? असम ने। तो ये चारों इधर से किससे सीमा बनाते हैं? इधर भूटान से प्रतिबद्ध हो गए, और इधर आकर के नीचे फिर मिजोरम ही बना पाता है त्रिपुरा से सीमा। तो स्टेट तो कनेक्ट कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ त्रिपुरा और असम है। बाकी किससे अलग कर दिए गए यहाँ पर साथी आपका? किसके द्वारा? बांग्लादेश और भूटान द्वारा। तो कभी गलत नहीं। मुझे ये बताएं कि भारत की जो सीमा है बांग्लादेश से कितने किलोमीटर बनती है? बोलेंगे जी, बांग्लादेश भारत के साथ में, बांग्लादेश भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? बांग्लादेश भारत के साथ कितने किलोमीटर की बॉर्डर बनाता है? तो भारत के साथ ये आपका 4096.7 किलोमीटर, इतनी लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा है। बांग्लादेश की सीमा भारत से सबसे लंबी सीमा है।
अच्छा, सबसे कम किसकी है? क्या बोलेंगे? सबसे लंबी सीमा है। अच्छा, सबसे कम सीमा कौन बनाता है भारत के साथ में? सबसे कम किसकी है साथी? क्योंकि 7 देश हैं, सबसे कम लंबी सीमा किसकी है? तो वो हम बोलेंगे अफगानिस्तान की है। किसकी है? अफगानिस्तान की है, जो कि साथी आपका 106 किलोमीटर है। 7 देश बनाते हैं भारत से सीमा। कौन कौन से? एक तो बांग्लादेश है, एक चाइना है, एक पाकिस्तान है, एक नेपाल है, एक म्यांमार है साथी आपका, एक भूटान है और एक साथी अफगानिस्तान है। ये घटता हुआ क्रम है। तो ये कहाँ से, मुझे बताओ, अफगानिस्तान कितने राज्यों से सीमा बनाता है? अफगानिस्तान कितने स्टेट से मिलता है भारत के? बोलेंगे जी, अफगानिस्तान कितने स्टेट से सीमा बनाता है? फटाफट से आंसर करेंगे तो बोलेंगे एक भी नहीं, सिर्फ एक यूटी से सीमा बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं अफगानिस्तान की सीमाएं बस इतनी सी मिलती हैं, एक यूटी से मिलती हैं, और वो यूटी कौन सा है? वो लद्दाख है। वो कौन सा है? लद्दाख। तो क्या बोलेंगे? एक भी स्टेट से नहीं भैया, एक यूटी से बनाता है। अच्छा, 3 बीघा कॉरिडोर विवाद हमारा किसके साथ में है? 3 बीघा कॉरिडोर विवाद हमारा किसके साथ में है? 3 बीघा कॉरिडोर, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है। बांग्लादेश और भारत के बीच में है 3 बीघा कॉरिडोर। 100वां संविधान संशोधन आपको पता होना चाहिए। 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, क्या बोलेंगे? ये भूमि संशोधन के लिए था, जिसमें हमने 100 गांव दिए किसको? वो एक सीमा विवाद को खत्म करने के लिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश से हमारी कौन सी सीमा बनती है बताएंगे? भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा है उसका क्या नाम है? क्या बोलेंगे जी? बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी सीमा है? सारे दोस्त फटाफट आंसर करेंगे। क्या बोलेंगे? बांग्लादेश के साथ में हमारी कौन सी सीमा है? तो कई बार तो हम लोग गलती कर देते हैं कि भैया हमने पढ़ा नहीं, रेड क्लिफ लाइन ही है। क्योंकि जब पाकिस्तान बना ना साथी 1947 में, तो 2 तरफ बना पाकिस्तान। एक तो ये तो पश्चिमी पाकिस्तान था आपका, और ये क्या था? ये आपका साथी इधर जो बांग्लादेश है ना, ये पूर्वी पाकिस्तान था। 2 पाकिस्तान 1947 में बना था, मतलब 2 जगह बना था। 1971 में हमने इसको मुक्त करा लिया इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और इसको हमने नया राष्ट्र बनाया जो बांग्लादेश है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो इधर है वही इधर होगी, तो उसको रेड क्लिफ कहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? इमेजिन करो, बांग्लादेश से भी लगी हुई है और म्यांमार से भी लगी हुई है। तो ऐसा कौन है? तो बोलेंगे भैया फटाफट से, क्या मणिपुर संभव है? क्या त्रिपुरा संभव है? क्या मिजोरम संभव है? क्या नागालैंड? भैया मिजोरम की सीमा है जो नीचे की तरफ से लगती है। क्या बोलेंगे? मिजोरम की सीमा है। देखो यहाँ पर मिजोरम की सीमा किससे लगती है? इधर तो आपका बांग्लादेश हो गया यहाँ तक, तो ये मिजोरम यहाँ पर सीमा बनाता है बांग्लादेश से, इस साइड से, और इस साइड म्यांमार से। तो कौन सा है? ये आपका साथी क्या है? आपका म्यांमार है। बोलेंगे जी म्यांमार का गठन कब हुआ था? कितने दोस्त बता सकते हैं म्यांमार भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? म्यांमार भारत के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा भारत के साथ, क्या बोलेंगे, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो बोलेंगे 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था साथी? म्यांमार का पुराना नाम, एक दिन मैं पड़ोसी देशों के आपको बताऊंगा, ऊंची चोटी लंबी नदी, पुराना नाम इसका बर्मा था। और साथ ही इसका जो गठन हुआ वो 1935 के एक्ट से हुआ, 1935 के अधिनियम से हुआ, और जो इसका निर्माण हुआ वो 1937 में हुआ। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में ये बना। क्या ये भारत का ही हिस्सा था? जी हाँ, अखंड भारत का यह हिस्सा था। अखंड भारत के साथ ही 4 विभाजन हुए हैं। सबसे पहला विभाजन हमारा अफगानिस्तान, ये हमारा ही टुकड़ा था, डूरंड लाइन के द्वारा 1893 में बांट दिया गया। पाकिस्तान जो साथी आपका 1947 का। एक साथी आपका अगर मैं बात करूं, बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, बांग्लादेश भी साथी आपका 1971 में स्वतंत्र हो गया। और साथी एक आपका म्यांमार जो कि आपका 1935 में अलग हो गया, 1935 के अधिनियम से 1937 में। ठीक है, आगे आएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से आगे आएंगे। भारत में सर इस क्लास को देखने से ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा 100%? नहीं मेरे साथी, मैं ऐसा बिल्कुल दावा नहीं कर सकता, किसी से भी मैं झूठ नहीं बोल सकता इस बात के लिए कि इस कक्षा को देखने से आपका 100% सेलेक्ट। आपका सिलेक्शन, आपकी मेहनत, सभी विषयों पर आपका समायोजन, सारे विषयों पर आपकी अच्छी पकड़, और जो साथी वहाँ पर अपनी सीट पक्के कर रहे होंगे उनसे बेहतर तैयारी आपकी होगी, तो आपके सिलेक्शन की 100% गारंटी होगी। ठीक है,
आगे आएंगे, क्या कहेंगे? सर जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था तो दोनों देशों के लोग कैसे आते जाते थे? अबे बुद्धू, रास्ते पर रोक थोड़ी थी, तुम आज नहीं जाते क्या ऑस्ट्रेलिया? तुम्हारे लिए क्या आज अलग से रोड है? ऐसे ही जाते थे जैसे अब जाते हैं। कह रहे कैसे जाते थे? भारत में योजना के आरंभ में मैंने कहा था बुद्धुओं की तरह 40 दिन जो मन करेगा बोलने का वो नहीं बोलना है, लिखने का बहुत कुछ मन करेगा लेकिन नहीं लिखना है। बस ध्यान लगाना है कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। जो कुछ आप जानना चाहते हैं उसके लिए दुनिया भर में सोर्सेज मौजूद हैं। आप अगर जानना चाहते होंगे, सच में आज जिज्ञासु हैं, तो साथी आप जान ही लेंगे। हर किसी ने जाना है, जिसने जानना चाहा है वो जान जाता है, लेकिन आप जानना नहीं चाहते और कमेंट सेक्शन में यहां लिख देते हो तो यहां नहीं जान पाओगे। आगे, भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या कितनी है? अनाच्छादित, अनाच्छादित किसको कहते हैं? यानी कि जो ढके हुए नहीं है। ढके हुए नहीं है मतलब कि अनकवर्ड है। तो ऐसे कितने हैं बोलेंगे जी? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा 5 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष। मुझे पता था आप यही उत्तर देंगे, तो क्योंकि हमने क्या सोच लिया कि पंचवर्षीय योजना में कितने साल होते हैं, यही सोचा ना जी भैया। अनाच्छादित वर्षों की संख्या होती है साथी, अरे 5 तो होता तो आच्छादित होता तो मान भी लेते। अनकवर्ड, तो अनकवर्ड 5 होंगे, उसमें तो शामिल होते हैं 5 वर्ष। कह रहा अनाच्छादित 7 वर्ष हैं। कौन कौन से? 1966 से 69 3 वर्ष तो ये हो गए, 1966 से 67 का वर्ष, 1967 से 68 का वर्ष और 1968 से 69 का 1 ईयर, तो ये आपका गैप हो गया। एक रोलिंग प्लान जो आया था 1978 से 80, 2 वर्ष इसमें हो गए साथी। कौन कौन से? 1978 से 79 का सेशन और 1979 से 80 का वर्ष। एक साथी गैप मैंने बताया था 1990 से 92 तक, इसमें भी 2 सेशन हो गए, 1990 से 91 और 1991 से 92। तो क्या बोलेंगे कितने वर्ष हो गए? 3 2 5 2 7 वर्ष। क्या बोलेंगे? तो अनकवर्ड ईयर कितने हैं? 1951 से लेकर के 2015 तक सारे ईयर पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा कवर किए गए। सिर्फ ये 7 वर्ष हैं जो कवर नहीं किए गए 5 ईयर प्लान में। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी पर्सन की लैंग्वेज दिक्कत कर देती है, आज के बाद गलत नहीं करना है। आगे, योजना काल में सर्वाधिक संवर्धी दर किसने प्राप्त की थी? इन योजनाओं में से जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आया, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, क्या 8वीं में, 10वीं में, 9वीं में या फिर 7वीं में? तो बोलेंगे इनमें सबसे ज्यादा 10वीं योजना में आया ग्रोथ रेट, जो थी आपका 2002 से 7 तक, 2002 से 7 तक। इसमें दरअसल में लक्ष्य क्या था साथी? आपका लक्ष्य था हमारा आपका 8% का, और हमने 95% को लगभग प्राप्त कर लिया था। 7.6% ग्रोथ रेट रही। आपसे पूछे सर्वाधिक सारी पंचवर्षीय योजनाओं में अगर मैं बात करूं तो भैया ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ, नहीं तो पहली होगी, जिसमें लक्ष्य क्या था? 2.1%, 2.1% था आपका, और जो प्राप्ति हुई थी वो थी 3.6%। देखो 100% से भी ज्यादा हुई। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा विफल 5 ईयर प्लान कौन सा था, जो एकदम अनसक्सेसफुल रहा था? सबसे ज्यादा विफल कौन सी रही थी? सफल नहीं पूछ रहा, सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल कौन सी रही थी? क्या बोलेंगे? सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल कौन सी रही थी बोलेंगे जी? तो क्या बोलेंगे? वो 3rd थी। उसके कुछ रीजन थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? आपका 51 56 56 से 61 61 से 66। इसके बीच में क्या हो गया था साथी? भारत चीन युद्ध हो गया था। भारत चीन युद्ध एक कारण था। बोले इंडो चाइना वार कब हुआ? 1900 भैया 1962 में हुआ, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ कौन सा? 1965 का। ये 2 रीजन रहे उसके। क्या बोलेंगे? ये 2 रीजन रहे। आप बता सकते हैं भारत ने पाकिस्तान से कितने युद्ध लड़े हैं? तो हमेशा याद रख लेना, एक तो 1947 में ही वॉर हुई थी आज़ादी के तुरंत बाद, जो 1947 से 48 चली। इसके बाद में साथी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ 1965 में, इसके बाद 1971 में, और फिर इसके बाद में साथी कारगिल 1999 में। कितने वॉर लड़े हैं हमने? तो बड़े युद्ध हमने 4 लड़े हैं जो पाकिस्तान से हैं। ये चारों कौन हैं? ये आपके इंडो पाक वॉर हैं। क्या हैं? इंडो पाक वॉर हैं। तो आज के बाद आप याद रखेंगे हमने पाकिस्तान से 4 बार युद्ध लड़ा है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग को कब स्थापित किया गया था?
तो योजना आयोग, अभी बोला हमने कि योजनाएं शुरू हुई 1951 से, लेकिन योजना आयोग 1950 में स्थापित हुआ। क्या डेट थी? तो याद रख लेना 15 मार्च 1950 को इसको स्थापित किया गया। इसकी जगह कौन आया साथी? आपका नीति आयोग। और नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया। अब मैं आपसे पूछूंगा नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखो। नीति आयोग का पूरा नाम बताएं। तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज यही है साथी जो भारत की विकास के लिए सबसे ज़्यादा योजना बनाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बोलेंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का पूरा नाम है। अच्छा मुझे बताओ, नीति आयोग का जो प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है पीएम। इसी तरह साथी जो प्लानिंग कमीशन होता था, जो आपका योजना आयोग होता था, उसके प्रेसिडेंट यानी उसके अध्यक्ष भी कौन होते थे? उसके अध्यक्ष भी होते थे पीएम। यानी जब पहली बार योजना आयोग बना होगा तो कौन रहे होंगे इसके अध्यक्ष? तो क्या बोलेंगे भैया? योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित नेहरू जी। अगर मैं आपसे पूछूं इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो क्या बोलोगे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा इसके पहले, गुलजारी लाल नंदा इसके कौन थे? पहले उपाध्यक्ष थे। अच्छा 2015 में जब साथी योजना चल रही थी तो 2015 में पीएम कौन बन गए थे? आप सबको पता होना चाहिए। 14 में आपका नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए देश के। और यहाँ पर साथी जो 15 वाले हैं, जो 15 वाले इस समय पर जब नीति आयोग बन रहा था तो पहले तो योजना आयोग ही रहा होगा नीति आयोग बनने से पहले। तो प्रश्न बनेगा, लिखना योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? यानी जो 2015 में थे, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। मोंटेक सिंह अहलूवालिया यानी 2015 में ये आपका वाइस प्रेसिडेंट थे। बहुत बढ़िया विकास कुमार जी, आपने ठीक आंसर दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। दोस्त, बहुत सारे दोस्तों के मैं नोट्स देख रहा हूँ वो मेरे पास भेज रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के साथ में सारे ऑप्शन लिख रहे हैं। ये नहीं करना है आपको, आप लिखो राष्ट्रीय विकास परिषद और फिर उसके बारे में जानकारी। फिर मैं कुछ और दे रहा हूँ तो वन लाइनर के रूप में बनाओ, है ना। बोलेंगे बहुत देर से एक बच्चा कमेंट कर रहा है, जी आप ऐसे ऐसे, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ और आप ऐसे ऐसे, और आप ऐसे ऐसे, चीर फाड़ कतई ज़बरदस्त, और पढ़ रहा। दोस्त तू पढ़ने वाला बच्चा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे बेकार के कमेंट से दूर होते हैं और मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा से इस सिद्धांत पर रहा हूँ, मैंने आपसे हमेशा कहा कभी लाइक नहीं करना, कभी शेयर नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है आपका बहुत ध्यान लगाकर पढ़ने की। अगर कमेंट पे ध्यान लगाओगे तो साथी सिलेक्शन को पीछे भेजोगे। अच्छे छात्र का काम होता है वो फ़ोन को खुद से दूर रखता है थोड़ा। उंगली तो टच करने का मतलब ही नहीं बनता फ़ोन से, आपके हाथ में पेन होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ठीक है। आगे आएंगे तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी की अगर हम बात करते हैं, ये कब बना था साथी? आपका 1952 में, 1952 और 6 अगस्त 1952 को। क्या बोलोगे? 6 अगस्त 1952 को। और इसके साथी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? क्या बोलेंगे? इसके अध्यक्ष भी एनडीसी के पीएम, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। सूची 1 को 2 से मिलाएं साथी। क्यूसेक में हम क्या मेजर करते हैं? बाइट का संबंध किससे है, रिक्टर का संबंध किससे है, और बार का संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे? क्यूसेक हमेशा रेट ऑफ फ्लड फ्लो बताता है आपका, और आपका बाइट कंप्यूटर की यूनिट है साथी आपका। रिक्टर की अगर हम बात करते हैं, ये सिस्मो को बताता है, अर्थक्वेक को बताता है। और अगर बार की हम बात करते हैं, बार किसको मेजर करता है? प्रेशर को मेजर करता है। जैसे पास्कल भी मैंने एक आपको बताया था, याद होगा, भूलना नहीं है। तो क्या बोलेंगे आपका साथी? 3 4 3 4 2 और फिर 1 होगा, 3 4 2 1 होगा, 3 4 2 1 हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 3 4 2 1, ऑप्शन बी एकदम सही होगा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में,
जैसे भी हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो किससे मापते हैं? सीधी सी बात है, पारे से मापते हैं, Hg से मापते हैं। तो वो जो पारा है साथी आपका Hg, ये इसकी विशेषता क्या है? Hg का पहले तो एटॉमिक नंबर बताओ मुझको इसका परमाणु क्रमांक बताओ। Hg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक ये हाई डेंसिटी की वजह से होता है, हाई फ्लूइडिटी, उच्च द्रवता नहीं जी। इसमें क्या होता है, कंडक्टिंग पावर इसकी ज़्यादा होती है, तो ऊष्मा को क्या है जल्दी से ये साथी क्या करता है, कंडक्ट करता है कि हमारे शरीर का तापमान कितना है। बहुत सारे साथियों ने बताया कि इसका Hg का परमाणु क्रमांक 80 है। क्या बोलेंगे? 80 है। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। बोलेंगे अभी फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त। क्या बोलेंगे? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। स्टेथोस्कोप का प्रयोग क्यों होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? कैरेटोमीटर का प्रयोग क्यों होता है? और लक्स मीटर का प्रयोग क्यों होता है? तो स्टेथोस्कोप तो डॉक्टर लगाता है, जिसको वो चेस्ट पे लगा के सुनता है उसको। किसको बोलेंगे? आपका हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर, इसी में साथी आपका 80 से 120 mm Hg की माप होती है। 80 से नीचे क्या हो जाता है? लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये किसको मापता है? ब्लड प्रेशर को। किसको? टू मेजर ब्लड प्रेशर। और कैरेटोमीटर क्या होता है? शुद्ध सोने की शुद्धता को। सोने की शुद्धता किस में मापती है? कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बताना? शुद्ध सोना 18 कैरेट होगा तो 75% सोना है। कैसे पता चलता है? क्योंकि भैया 24 कैरेट में क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। और साथ ही लक्स मीटर क्या बताएगा? वो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है। क्या बोलेंगे जी? 3 4 हो गया, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन सी एकदम से सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोलेंगे अभी फटाफट से, आगे आएंगे। क्या लिख रहे हैं ऊपर दिखाओ भाई दोस्त आपका। सर जी पहले आपने वर्ल्ड कप 1996 में बताया था, 1987 में फाइनल ईडन गार्डन। 1987 में फाइनल ईडन गार्डन में हुआ था? मैंने तुम्हें ये कब बता दिया साथी? 1987 बता दिया था मैंने आपको पहले कि आप जीत गए थे दोस्त। ऐसा हो सकता है? देखो इसका मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। इस बारे में तो अब कोई बात करने का अर्थ नहीं है कि मैंने क्या बताया होगा, शायद मैं मान लेता हूँ। चलो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको मैंने पहले कुछ भी बताया है, जो कुछ भी, अब जो मैं लिखूँ ना, अगर उसमें विभेद है तो अब वाले को आप सही मान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं इस बात में। जो मैं अब लिख रहा हूँ वो सही है, यही सॉल्यूशन है दोस्त। मैं भाई अगर नींद में भी कोई मुझे उठा के पूछ लेगा ना तब भी बता दूंगा। आगे आ जाओ, क्या बोलोगे? खोज। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इससे नहीं खोज से पूछता, खोज का वर्ष क्या है? खोज का वर्ष क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन मिल गया सबको। थम्स अप करें कि मैंने पहले कुछ बताया है, अगर वो गलत लगता है आपको, कोई डेटा कभी का मिसमैच है, जो पुराने साथी हैं उनसे मेरी विनती है कि वो अब जो मैंने बताया है उसको ठीक मान लेंगे। बात समझ में आई इतनी कि हम अब वाले पर ज़्यादा काम करेंगे। हो सकता है मुझसे कोई गलती हो, अब वाले को ठीक मान लेंगे। ठीक है, तो विभेद ही नहीं बचता, कमेंट करना ही नहीं कुछ भी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई। ठीक है, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में पूछा, जे थॉमसन ने की। जी हाँ। प्रोटॉन की खोज नहीं जी, प्रोटॉन की खोज 1919 में हुई साथी, 1919-20 में। ये फैराडे ने नहीं की, प्रोटॉन की खोज की किसने? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। एक्स किरणें रोंजन ने, और न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की। तो बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या, क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक होंगे क्या आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार होते हैं, या समावयवी होंगे, या आइसोमर्स होंगे, या सम न्यूट्रॉनिक होंगे? तो इनको बोलते हैं समस्थानिक। सम न्यूट्रॉनिक कौन से होते हैं? जिनमें न्यूट्रॉन बराबर हो। क्या हो? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो तब क्या होंगे? ये डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है, न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल हो जाए। सम आइसोबारिक कब होते हैं साथी? जब आपका क्या बोलेंगे? जब आपका साथी क्या हो जाएगा? जब परमाणु भार, एटॉमिक वेट बराबर हो जाए। परमाणु भार बोले तो आपका ए, अर्थात एटॉमिक वेट जो है, एटॉमिक वेट वो बराबर हो जाए। अब यहां से दो चीजें निकालनी सिखाऊंगा आपको, याद रख लेना। और ये परमाणु क्रमांक बराबर हो जाए। तो जैसे आइसोटोप्स कुछ लिखते हैं और यहाँ से कुछ सीखना, कभी भी पूछे एग्जाम में, आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं? 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है। इसको हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम बोलते हैं। इसको ट्राइटियम या ट्रीटियम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्राइटियम या ट्रीटियम। मुझे बताओ ये जो लिखा हुआ है 1, ये क्या है? तो 1 जो है साथी ये जेड है। क्या है? जेड है, जेड है। ये क्या है? ये जेड है। यानी जेड जो नीचे की तरफ नंबर लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। क्या बोलेंगे? ये एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है ये भैया आपका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। याद रखेंगे इस बात को हमेशा, कोई दिक्कत तो नहीं जी भैया, याद रखेंगे। अगर मैं पूछूं ये क्या है साथी, जो ऊपर की तरफ रहता बाहर, क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है भार। तो जो ए होता है ये परमाणु भार होता है। इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एटॉमिक वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। अब भैया फिर न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें? न्यूट्रॉन की संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है बताएं एक बार। न्यूट्रॉन की संख्या होती है कि ए में से जेड घटा दो। तो इन सब में बताना मुझे यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन का नंबर बताना है। मुझे बताना प्रोटियम में प्रोटॉन कितने हैं और मुझे बताना इलेक्ट्रॉन कितने हैं तीनों में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैं फिर से कुछ साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, या तो मैं आपको इग्नोर करना शुरू कर दूंगा साथी। कुछ लोग पूछ रहे हैं चोल काल ये वो, दोस्त सब कुछ होगा यहाँ जो जरूरी है। रिसर्च आप करें कहीं और, प्लीज कमेंट सेक्शन में। मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से हाथ पैर जोड़ करके, क्योंकि आप अपना सिलेक्शन खो दोगे अगर बातों में लगे रहोगे। तो क्या बोलेंगे? ए माइनस जेड। तो ए में से जेड घटाया, एक में से एक घटाया, तो न्यूट्रॉन कितने आए साथी? यहाँ पर 0 आए आपका। यहाँ पर 2 में से 1 घटाया, 0 आए। यहाँ 3 में से 1 घटाया साथी, तो कितने आए? 0 आए। तो न्यूट्रॉन हमेशा कैसे निकालेंगे? परमाणु भार। बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाएगा, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। रेलवेज बहुत पूछता है। प्रोटॉन कितने होंगे? मैंने बोला जितना जेड होता है उतने ही प्रोटॉन होंगे। यानी प्रोटॉन कितने होंगे? 1 2 3। और जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रख लेना, प्रोटॉन बराबर होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आगे आए। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? बोलेंगे निम्नलिखित में से कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक उत्तर दिया अंकित भाई, बहुत शानदार। निखिल ठाकुर जी बहुत ठीक उत्तर दिया। शिवम शुक्ला, ललिता बघेल, गजब। तो विटामिन ई किससे मिलेगा साथी? ताड़ के तेल से, नारियल के तेल से, या गेहूं अंकुरित से मिलता है? किससे मिलता है? जो व्हीट जर्म होता है। और साथी आपका अगर मैं बात करूं, विटामिन ई आपका मूंगफली एक अच्छा सोर्स है। मूंगफली एक अच्छा सोर्स है। आलमंड्स अर्थात बादाम एक अच्छा सोर्स है। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर ये अच्छा सोर्स है आपका। और साथ ही आपका मक्का। मैंने आपको बताया था स्टेरिलिटी किसकी वजह से आएगी, बांझपन किसकी वजह से आता है? विटामिन ई की वजह से ही आता है। तो वो इसके सोर्सेज हैं जो हमको ग्रहण करने चाहिए। दूध, चीज व अंडे निम्न में से किन विटामिन के सोर्सेज हैं? दूध, अंडे और साथ ही चीज। चीज बोलते हैं किसको? आपका पनीर को। किसको? पनीर को। कभी खाने की चीज समझ लो। बी और सी होगा आपका साथी, ए और सी होगा, सी और डी होगा, या ए और डी होगा। तो दूध क्या बोलते हैं? दूध से हड्डी मजबूत होती है, तो डी वाला हो गया एक तो आपका। एक अंडे आपका ए हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं विटामिन ए के सोर्सेज भैया क्या है? गाजर, पालक, पपीता है। कैरेट हो गया, क्या बोलेंगे आपका? स्पिनिक हो गया यानी कि पालक हो गया। पपीता हो गया आपका, पपीता हो गया। विटामिन डी के सोर्सेज में आपसे बोलूं तो भैया धूप है आपका, मशरूम है, मशरूम जिसकी सब्जी बनती है, मछली, फिश किसका सोर्स है? विटामिन डी का है। ठीक है। और आपका साथी विटामिन सी के सोर्सेज आप बताएं। तो जो खट्टे फल हैं, क्या बोलेंगे? खट्टे फल, जो सिट्रस फूड है, सिट्रस फूड है। जैसे कोरोना में जिन्होंने वैक्सीन से जो लोग बच गए और सिट्रस फूड खाते रहे उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो खट्टे फल किसका सोर्स है? वो विटामिन सी का है। क्या बोलेंगे? विटामिन सी का है। आगे आएंगे। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है,
कैसे, किसके लिए, जिस बच्चे का भी जन्म हुआ है। और जन्म के बाद पहले दिनों में, मतलब शुरुआती दिनों में, जब स्तनपान एक माँ कराती है, जैसे हम सब ने किया है, हम सब ने अपनी माँ का दूध पिया है और माँ के दूध में उपस्थित रहता है, पर उसके बाद नहीं, यह पदार्थ कौन सा है, यह पदार्थ कौन सा है बोलेंगे। कैल्शियम होगा, केसीन होगा, या फिर आपका साथी कोलेस्ट्रॉल होगा, या फिर कोलेस्ट्रम होगा, या फिर आपका कोलेस्ट्रम होगा। क्या होगा सर, बताएंगे जी। कोलेस्ट्रम हो जाएगा। कुछ साथी कह रहे हैं गुरुजी 33 में गलती हो गई है। 33 में क्या गलत हो गया साथी, बताएंगे। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन अर्थात परमाणु क्रमांक समान स्थान पर जो रहेंगे, एकदम से ठीक है भाई। सम न्यूट्रॉनिक होंगे जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ये पूछ रहा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो इसमें भिन्न भिन्न नहीं हुई क्या न्यूट्रॉनों की संख्या, 1h1 1h2, मैंने बताया नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, भिन्न भिन्न हो गई। यहाँ पर आपका साथी, अच्छा न्यूट्रॉन मैंने यहाँ पर एक गलती लिख दी, 000 लिख दिया। हाँ, इसको शायद कह रहे, इसी को बोल रहे हैं ना, एक बार लिखना यस और नो। 2 में से 1 गया, ये यहाँ पर 1 आएगा, 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या जो आएगी साथी, वो हमारी प्रोटॉन की संख्या Z होती है, तो प्रोटॉन 1 1 1 होंगे। और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं साथी, जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन किस में होंगे, इतने, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, 1 होगा। ये पता नहीं, तो मैं तुमसे बात करने में रह गया ना, तो इसीलिए ध्यान की वजह से मैंने ऐसा लिखा। इसीलिए तो मैं बात नहीं करता तुमसे, इसीलिए तो मैं तुमसे कहा आज के बाद कोई बात नहीं करेंगे, कोई कुछ भी लिखेगा, कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं, बताएंगे जी। भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स, कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह या लाल कृष्ण आडवाणी। तो 50वें सदस्य बने लाल कृष्ण आडवाणी, लोल कृष्ण नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी। क्या बोलेंगे, ये 50वें बने भैया। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा चौधरी चरण सिंह जी 52वें बने। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक, ये 13वें बने। और साथ ही आपका कर्पूरी ठाकुर, ये आपका 49वें बने थे। कौन बने थे, 49वें बने थे। अच्छा, प्रथम व्यक्ति कौन है भारत रत्न पाने वाले, बताएं जरा। प्रथम व्यक्ति कौन है आपके, तो प्रथम व्यक्ति हैं भैया आपके, बोलेंगे प्रथम व्यक्ति फटाफट से, C राजगोपालाचारी। गांधी जी के समधी C राजगोपालाचारी थे। 1954 में शुरुआत हुई थी, 1954 में। तो 4 नाम तो ये हो गए अभी 2024 के। मुझे बताओ 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया। 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो 5 पर्सन ऐसे रहे जिसमें 4 विकल्प में लिखे हैं, और एक है आपके PV नरसिम्हा राव। इनको भी साथी 2024 में क्या मिला, PV नरसिम्हा राव। ये साथी आपका बने थे 51वें। क्या बोलेंगे, ये भैया 51वें बने। लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक का नाम SSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी बुक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। क्या बोलेंगे, माई कंट्री माई लाइफ। क्या बोलेंगे, माई कंट्री माई लाइफ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। नेक्स्ट है जी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। स्वयं योजना किस किस ने लॉन्च की है, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो पंजाब सरकार की योजना है साथी आपका स्वयं, जो किसके लिए है, रोजगार शिविर लगाए जाएंगे इसमें, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है। और पंजाब में लिखी है साथी योजना अभी सरकार तोहाड़े द्वार। क्या बोलेंगे, सरकार तोहाड़े द्वार योजना किसने चलाई है, तोहाड़े द्वार योजना। क्या बोलेंगे, योजना, ठीक है। उड़ीसा की साथी आपका नूतन उन्नत योजना। क्या बोलेंगे, उड़ीसा की नूतन उन्नत योजना है आपका, नूतन उन्नत योजना कहाँ पर चली है। राजस्थान में ऊँटों को संरक्षण देने के लिए कैमिल को ऊँट संरक्षण, क्या बोलेंगे, कैमिल कंजर्वेशन के लिए स्कीम चलाई गई। ऊँट संरक्षण योजना कहाँ पर चली है, वो साथी आपका राजस्थान में चली है। और उत्तर प्रदेश में CM किसान उदय योजना। क्या बोलेंगे, ये शायद मैंने आपको परसों भी बताई, CM किसान उदय योजना ये कहाँ पर चली है, ये आपका यूपी में शुरू हुई एक स्कीम है। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ। बिम्स्टेक के देशों, बिम्स्टेक जो साथी संगठन है उसके सदस्य देशों में जो खिलाड़ी हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और 20 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी थे। तो बताएंगे जी ये कहाँ पर हुआ, अभी बहुत चर्चित रहा है, ये भैया नई दिल्ली में हुआ है। इसमें साथी जो आपका एथलीट थे, कुल जो खिलाड़ियों ने भाग लिया वो 268 एथलीट थे।
एज कितनी थी सबकी, क्या बोलेंगे भैया, 20 से कम थे, 20 से कम थे। इवेंट कौन से थे इसमें भैया आपके, इवेंट था इसमें साथी आपका वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या बताओ कितनी होती है, आपका तैराकी इसमें था साथी आपका, ड्राइविंग इसमें था आपका, आदि गेम हुए और ये बिम्स्टेक के द्वारा कराए गए। मुझे बताएंगे किस स्टेडियम में ये गेम हुए, तो स्टेडियम था नई दिल्ली का श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। क्या बोलेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में ये गेम्स हुए थे। ठीक है, अब आते हैं साथी आपका बिम्स्टेक पर। मुझे बताओ बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई। तो बिम्स्टेक की साथी जो स्टैब्लिशमेंट इसको किया गया वो 1997 में किया गया। मुझे बताओ इसमें सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश इसमें साथी कितने हैं, तो गलती नहीं करनी है। देखो पहला अक्षर क्या है, बी, बी से साथी हमारा बनता है बांग्लादेश और भूटान। क्या बोलेंगे, बी से आपका दो देश हैं, बांग्लादेश और साथी भूटान। क्या बोलेंगे, बांग्लादेश और भूटान। आई से अपना प्यारा देश इंडिया है साथी, आई से इंडिया है। एम से साथी आपका म्यांमार आता है। क्या बोलेंगे, म्यांमार आएगा आपका, और एम में ही साथी एक एन भी छुपा हुआ है, तो एन से साथी क्या आएगा आपका, नेपाल आएगा, नेपाल। एस से साथी आपका श्रीलंका है। क्या बोलेंगे, श्रीलंका है। और टी से भैया आपका थाईलैंड है, टी से क्या होगा भाई साहब आपका, थाईलैंड है। तो कितने सदस्य देश इसमें हैं बताएंगे एक बार, तो आपका आंसर आएगा भैया इसमें 7 सदस्य देश हैं। क्या बोलेंगे, 7 इसके मेंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस घोषणा से इसकी स्थापना हुई थी, इसके लिए घोषणा हुई थी बैंकॉक घोषणा। क्या, बैंकॉक घोषणा। ठीक है, और इसका साथी अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं, बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर की बात करूं, तो वो ढाका में है। ढाका बोले तो बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। बिम्स्टेक का पूरा नाम कितने साथी लिख सकते हैं, बिम्स्टेक, तो क्या बोलेंगे, बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश इसमें शामिल है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव बोलते हैं साथी आपका पहल को, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, यानी कि आपका बहुत सारे क्षेत्रों में मल्टी सेक्टोरल। ठीक है, टी से क्या होगा, टेक्निकल। क्या बोलेंगे, टेक्निकल एंड, मतलब कि आपका तकनीकी, और आपका टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक सहयोग के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ये आपका कोऑपरेशन है आपका। ठीक है, ठीक है, कोऑपरेशन यानी सहयोग के लिए है, सहयोग के लिए। बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के देश हैं उन सब का आपस में एक बना हुआ संगठन है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, जिसने हमारा यूपीआई स्वीकार किया, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल या फ्रांस। तो फ्रांस वो देश साथी बना है, याद रख लेंगे। यूपीआई, अब याद रख लेना 11 देशों में यूपीआई इस समय प्रचलित है, 11 देशों में यूपीआई है। और याद रख लेना यूपीआई साथी हमारा 2016 में बना। कब बना, यूपीआई 2016 में बना। लेकिन पूछे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2.0 कब बना, वो 2018 में बना। यूपीआई का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इकोनॉमिक्स में आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एनपीसीआई द्वारा इसका संचालन होता है। एनपीसीआई इसको कंट्रोल करता है। तो साथ ही एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होगा, क्या बोलेंगे, ये एक नेशनल यानी कि एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो एनपीसीआई की स्थापना हुई थी साथी, इसको इस्टेब्लिशमेंट इसका किया गया था 2008 में। और इसका साथी मैं आपसे पूछूं हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है दोस्त, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्या बोलेंगे, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आगे आएंगे। सर जीएस फाउंडेशन बैच लेके आओ, नहीं दोस्त नहीं लेके आऊँगा, कोई फाउंडेशन बैच नहीं बेचना मुझे, ऐसे ही पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे एग्जाम से पहले, प्रॉमिस टू यू। जाओ। भीम ऐप कब लॉन्च हुआ, क्या बोलेंगे, भीम ऐप कब लॉन्च हुआ, ये आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है।
इसका आंसर आप लोगों को देना है और वहाँ की आवाज़ आनी चाहिए। भाई जब फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, जीएस का बैच लॉन्च कर दो। पैसे खर्च करने में मज़ा आता है क्या तुमको? सब कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। कितने बच्चे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं आज, बिना बैच खरीदे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बैच उसको खरीदना होना चाहिए जिसकी तैयारी नहीं है, लेकिन आप एक बार एक बैच को पढ़ चुके हैं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस करो, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अभ्यास ज़्यादा करना है प्रश्नों का। आपको लोग बताएंगे ऐसे पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे पढ़ा रहे हैं। आज एसएससी के कंटेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए जीएस में वो मिसिंग है। 100 क्लासेस आप इतिहास की करेंगे, कोई मतलब नहीं है। 2 प्रश्न आने हैं। स्टैटिक जीके जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं उसके वेरिएंट पर लोग पढ़ा नहीं रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। तो या तो आप अपना समय खराब करें या किसी पे भरोसा करें कंटेंट देख के कि क्या होता है, और वहाँ ऐसी हो कि हम अपने हौसले के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। ये जान तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ये दम तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि हम अपने हौसले के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई हमको मंच दे ना दे, हम अपने दम पर मंच बना लेंगे। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, लव यू ऑल। और मैं यही मानता हूँ और ये मानना है मेरा कि जिनके अंदर दम होगा वो सिलेक्शन ले लेंगे, बाकी भाई मैं नहीं जानता। थैंक यू, नमस्ते।